जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट में। इस चैनल पर जो है साइंस का कंसेप्ट क्लास चलता है। आप लोग टॉपिक है कोशिका है, और कोशिका बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो मतलब पूरा जो है सेल का कंप्लीट होने के बाद जो है हम प्रीवियस ईयर करा देंगे। रेलवे में पूछा हो या बिहार में या एसएससी में, किसी का भी एग्जाम में पूछेगा, जो भी जिस एग्ज़ाम में जो है साइंस का पोर्शन पूछता है तो हम बता देंगे। ज़्यादातर जो है रेलवे का एग्ज़ाम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जिसमें जो है साइंस का पोर्शन जो है ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन पूछता है साइंस में, बिहार में भी साइंस का पूछता है, दरोगा में 20 क्वेश्चन। अदर भी एग्ज़ाम है जिसमें साइंस का पोर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस वीडियो में क्यों ना कंसेप्ट क्लियर कर ले कि किसी भी एग्ज़ाम से क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। आप लोग अगर ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो किसी का भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप लोग, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इतना वादा करते हैं आप लोग से कि अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस लगा लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये पीडीएफ जो है हम 3 बुक का स्टडी कर तैयार किया हूँ। एक बुक का नाम है एशचंद, दूसरा प्राची और तीसरा जो है एनसीईआरटी है। पूरा डीप नॉलेज देंगे, किसी भी प्रकार का आप लोग का इसे देखने के बाद जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या चाहिए? तो जीवन की मूल इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? तो कोशिका, सेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल को जानने से पहले देख लेते हैं कि सेल का नामकरण कैसे हुआ था। देखते हैं कि सेल का नामकरण मतलब कैसे पढ़ा था। सेल जो है ना, सेल इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल, हिंदी में कोशिका। साइंटिफिक नेम बोलते हैं, मैंने वैज्ञानिक नेम क्या चाहिए सेल का, तो बोला जाता है साइटो। क्या बोला जाता है? साइटो बोला जाता है। और स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। हम लोग का बॉडी जो है पहले एकदम छोटे यूनिट, पहले कैसे है? सेल आ ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब छोटे छोटे जैसे ग्रुप सेल हैं, और उनका जो ग्रुप यानी समूह हो जाता है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? टिश्यू। और टिश्यू से बनता है क्या चीज़? ऑर्गन। और ऑर्गन से ही बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हम लोग का शरीर का निर्माण होता है। हिंदी में जैसे कैसे हो जाता है? कोशिका और ग्रुप ऑफ मतलब पूरा समूह को, कोशिका का समूह क्या कहलाता है? तो टिश्यूज कहलाता है। और टिश्यूज का जो समूह, टिश्यू का पूरा टिश्यूज जो है, टिश्यूज बनाता है अंग, और अंग बनाता है अंग तंत्र, और उसका बाद शरीर। मतलब ऑर्गन क्या चीज़ होता है? जैसे ये ब्रेन है, लंग्स है, स्पाइन है, ब्रोन मैरो, स्टोमक, ये सब क्या चीज़ है? तो ऑर्गन सिस्टम और इंटरनल ऑर्गन पार्ट है। उसका यही जब मिलकर जो बनता है सब, तो बॉडी का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो बॉडी का निर्माण करता है। आगे कर चलते हैं। ये तो हो गया सेल का नामकरण कि कैसे सेल का नाम पड़ा था। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो वह टॉपिक क्या है? तो व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है। ठीक है, यानी डिस्कवर ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज पढ़ेंगे। सेल थ्योरी यानी कोशिका का सिद्धांत। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल होगा। शेप एंड साइज, इंडोकैरियोटिक्स, एक्सोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और इनके जो है पार्ट्स देख लेंगे कौन कौन से है। इस वीडियो में जो है ना, सेल क्या है, डिस्कवर ऑफ सेल, सेल थ्योरी और यूनिसेल्युलर, ये 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को बहुत जीरो से हीरो बना देंगे आपको, साइंस से लेकर अगर, और कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना वादा है हमसे। ठीक है, आप लोग से वादा है इतना, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं। पहले क्या चीज़ है? व्हाट इज ए सेल यानी कोशिका क्या है। चलिए देखते हैं। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित कोश, जितने भी जीवित हैं उनको जो सबसे छोटी इकाई जो है ना, संरचनात्मक हो गई या कार्यात्मक इकाई, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। जिसे हमारा शरीर जो एकदम छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो उसी को हम बोलते हैं कार्यात्मक इकाई। मतलब कार्य करना, असंरचनात्मक कार्य करना, संरचनात्मक जो होता है वो कहलाता है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ठीक है, जैसे सिंगल सेल से भी जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे लाइक बैक्टीरिया, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी है, जैसे प्लांट और एनिमल्स है। मतलब क्या होता है?
एकल कोशिका, जो एकल जीव होता है, जो एक ही कोशिका से बने हुए रहता है, जिससे बैक्टीरिया किसी भी प्रकार का जो काम होगा ना तो एकल कोशिका से होगा। जैसे पाचन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम सब सिंगल सेंस ही करना, जिससे बैक्टीरिया हो जाता है। अब बहु कोशिका में आते हैं, बहु कोशिकाएं जीव होते हैं, जैसे पौधे हो गया, प्लांट्स हो गया और पौधे, और जानवर, जिसे हम लोग इंसान जानवर भी हो गए, उसमें जो होता है हम लोग बहु कोशिका आते हैं, जैसे हम लोग को बहुत प्रकार के कोशिका होते हैं और हर कोशिका का काम जो है ना अलग अलग होता है। ठीक, तो यही होता है क्या चीज, तो कोशिका। व्हाट इज ए कोशिका, तो समझ लिए कोशिका क्या होता है। तब चलते हैं डिस्कवर ऑफ सेल, यानी कोशिका की खोज किसने किए थे, तो चलिए देखते हैं। डिस्कवर ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज किसने किए थे, तो सबसे पहले डेड सेल की खोज किया था, किसका, तो मृतक कोशिका का। मृतक कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक किए थे। कौन, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज किए थे। उन्होंने कहाँ पर किए थे, तो स्टडी ऑफ अ थिन स्लाइस ऑफ कोर, थिन स्लाइस ऑफ कोर किए थे हनीकॉम्ब था। जैसे ये जो फिगर देख रहे हैं, तो इसी प्रकार का जो है उन्होंने एक अपने माइक्रोस्कोप जो खुद से ही बनाए थे, उन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे। जो बोले थे कि जो छोटे हैं, तो उनको बोले थे कि स्मॉल बॉक्स है, वही जो स्मॉल बॉक्स है वो सेल है। और उनको बोले थे कि लिटिल रूम है, मतलब क्या है कि छोटा सा कमरा और छोटे बॉक्स को ही सेल बोले थे। इनका ये जो स्टडी है, इन्हीं को स्टडी में ये बुक में लिखे थे माइक्रोग्राफिया में, जो 1665 में पब्लिश किए थे। ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवर किए थे क्या चीज का, तो डेड सेल यानी मृतक कोशिका का। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे। डेड सेल तो देख लिए कि रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 में। अब देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे। तो जीवित कोशिका की खोज वो किए थे लीवेनहॉक, मतलब एंटोन लीवेनहॉक किए थे। डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल की खोज, कौन सा सेल, तो स्पर्म का खोज किए थे। कहाँ पर किए थे, तो पॉन्ड वाटर, मतलब तालाब के पानी में किए थे। कब, तो 1674 ईस्वी में। और वो क्या किए थे, आइडेंटिफाई, मतलब पहचाने थे कि स्पर्म सेल जो होता है ना, शुक्राणु कोशिका जो है वो, शुक्राणु जो कोशिका है वो ह्यूमंस में भी होता है, मतलब मानव में भी होता है, कुत्ता में भी होता है, खरगोश में, फ्रॉग मतलब जानवर में भी होता है, फिश में, इंसेक्ट्स में भी उन्होंने आइडेंटिफाई मतलब पहचाने थे। कौन, तो लीवेनहॉक। अब अगर पूछेगा कि लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो है लिविंग सेल के किसने, तो लीवेनहॉक हो जाएगा। पूरा नाम इनका है एंटोन लीवेनहॉक, जो ये फिगर में देख रहे हैं यही है, एंटोन लीवेनहॉक किए थे। ठीक है, जीवित कोशिका के 1674 ईस्वी में। अब देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन कौन है, तो रॉबर्ट ब्राउन जो है तो वो न्यूक्लियस की खोज किए थे, न्यूक्लियस के नेम किए थे और डिस्कवर किए थे। बोले थे जो प्लांट सेल है ना उनमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, यही आइडेंटिफाइड किए थे। एक साइंटिस्ट है, अब देख लेते हैं अदर साइंटिस्ट, जैसे थे हेक्केल ने क्या बताए थे, तो हेक्केल ने 1866 मतलब 1866 में ही न्यूक्लियस का वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटी कैरेक्टर्स। इन्होंने क्या कहा, जैसे रॉबर्ट ब्राउन जो थे यहाँ पर, जैसे रॉबर्ट ब्राउन क्या बोले थे कि जो न्यूक्लियस जो है ना प्लांट सेल में पाया जाता है, नेम दिए थे और डिस्कवर किए थे। और हेक्केल क्या बोले थे 1866 में ही कि न्यूक्लियस जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज़ का रिस्पॉन्सिबल, स्टोरिंग करता है, क्या चीज़, ट्रांसमिटिंग एंड हेरिडिटी मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, जैसे माता पिता होते हैं, उनके जो गुण जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे क्या होता है कि कुछ मिलते हैं, जैसे फेस मिलता है, नाक, उनके गुण मिलते हैं। तो वही इन्होंने हेक्केल्स ने बताया था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, उन्होंने बोले थे जो न्यूक्लियस इन प्लांट सेल में पाया जाता है और नाम दिए थे और डिस्कवर किए थे। लेकिन हेक्केल ने क्या किए थे 1866 में कि वो बोले थे कि जो ट्रांसमिट करता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, कि हम लोग के गार्जियन से गुण मिलता है, बोलता है कि हाँ कि आप पापा से मिलते हैं, गार्जियन से मिलते हैं, तो वही इन्होंने बताए थे। अब देखते हैं कि जे.ई. प्रुकेंजे ने क्या किए थे। जे.ई. प्रुकेंजे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था इन एनिमल्स में, पहले क्या जे.ई. प्रुकेंजे जो होते हैं वो है साइकोलॉजिस्ट है। कौन है, साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एनिमल्स में बताया था कि वो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल का अंदर जो होता है ना लिक्विड पार्ट्स मतलब तरल पदार्थ होते हैं ना, वही होता है प्रोटोप्लाज्म होता है। जैसे ही प्रुकेंजे बोले थे कि एनिमल सेल में जो होता है, एनिमल सेल में बताए थे जितना फ्लूइड यानी जीवित तरल पदार्थ है ना वही है प्रोटोप्लाज्म। जैसे
जैसे ये हो गया सेल, ठीक। और सेल का अंदर जो हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का जो बीच में जो पार्ट होता है, इसी को उन्होंने बोला था, जैसे फिगर रंग चेंज कर लेते हैं इन्होंने, जैसे रेड लाइन देखा है, जो ग्रीन कलर से आप लोग देख रहे हैं, इसमें बोले थे कि सेल मेम्ब्रेन यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस के बीच में जो रहता है ना, ये उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, क्या जो तरल पदार्थ। और न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, वो भी रहता है तरल पदार्थ, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का बीच में जो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो उन्होंने बताया था कि जे प्रुकेंजे क्या कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म होता है कि लिविंग फ्लूइड्स होता है, मतलब क्या होता है, जीवित तरल पदार्थ होता है। जे प्रुकेंजे डिस्कवर कहते हैं। लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, दो पार्ट्स का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसको हम लोग आगे डिस्कवर करेंगे। तो यही जे प्रुकेंजे क्या डिस्कवर किए थे इन एनिमल्स में, तो प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किए थे, जो लिविंग फूड्स था। अब प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो इनसाइड द सेल में रहता है, इन्होंने डिस्कवर किए थे। तो प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है, एक जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है, जो कोशिका के झिल्ली के अंदर संपूर्ण जो पदार्थ में होता है, वही जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। अब थे एक फेलिक्स डुरजार्डिन जो थे फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने साइटोलॉजिस्ट मतलब साइटोलॉजिस्ट क्या होता है, जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है, साइटोलॉजिस्ट या साइटोलॉजी होता है, ठीक है। उन्होंने क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे प्रोटोप्लाज्म 1865 में ही। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले जो है प्रोटोप्लाज्म का कौन मतलब खोज किए थे, तो वो थे डुरजार्डिन थे। कौन थे, तो वो थे डुरजार्डिन, ठीक है। अगर पूछेगा उनमें जो देखिए जे प्रुकेंजे भी प्रोटोप्लाज्म की खोज किए थे, बताए थे। और डुरजार्डिन जो थे वो भी बताए थे कि प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किए थे कब, तो 1665 में। इन्होंने 1869 में किए थे। तो जे प्रुकेंजे फ्लूइड ये बताए थे कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना, एक लिविंग फ्लूइड से मतलब तरल पदार्थ है, इनसाइड मतलब सेल के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है। इन्होंने जे प्रुकेंजे बताया था। लेकिन डुरजार्डिन क्या किए थे, इन्होंने 1835 में ही बता दिए थे कि प्रोटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये नहीं बताए थे कि अंदर में जो है लिक्विड पदार्थ पाया जाता है। तो वही जे प्रुकेंजे जो बताए थे कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है लिविंग फ्लूइड पाया जाता है। आप लोगों को क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म के जो दो पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, तो देखते हैं कहाँ पाया जाता है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को। चलिए देखते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो टाइप्स होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, जैसे कि ये जो किनारे किनारे जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और ये हो गया न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये बीच में जो लिक्विड रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है मतलब कोशिका द्रव्य, उसमें क्या पाया जाता है, तो पानी रहता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर कहाँ, तो न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो है डिटेल के बारे में अच्छी तरीके से मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। अभी तक लेते हैं समझिए कि साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पार्ट है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है पाया जाता है, जो लिक्विड जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे यहाँ फिगर देख रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का जो अंदर में लिक्विड पदार्थ है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो इसके अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। चलिए आगे देखते हैं। जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिनका उन्होंने बताया था कि डिफाइन किए थे सेल, डिफाइन किए थे क्या चीज, तो मास ऑफ द सेल, क्या चीज डिफाइन किए थे कि मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन न्यूक्लियस। उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर मास मतलब कुछ वजन भी रहता है, मास भी रहता है ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर। 1881 में बताया था कि द्रव्यमान होता है, जो न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म एक द्रव्यमान होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो 1881 में बताए थे। प्रुकेंजे क्या किए थे, कॉइन टर्म प्रोटोप्लाज्म का टर्म किए थे 1839 में। और डुरजार्डिन जो थे डिस्कवर किए थे और पहले ही 1835 में। और रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किए थे 1831 में, किसका, तो न्यूक्लियस का इन प्लांट्स में। चलिए आगे को चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत।
1838 से 1839 के बीच में दिया गया था सेल थ्योरी का सिद्धांत। कौन साइंटिस्ट थे? एक थे एस्क्लेंडियन, एक थे स्क्वान। इन दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी का सिद्धांत दिया था। स्क्वान एंड एस्क्लेंडियन क्या क्या सिद्धांत दिए थे, चलिए देखते हैं। इनका पूरा नाम जेकोब मैथियस एस्क्लेंडियन है, जो 1838 में, जो कौन है, तो जर्मन बोटनिस्ट थे, जिन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स है, जितने भी पौधे जो हैं वो कोशिका से बने हुए हैं। कौन बताए थे? वो एस्क्लेंडियन बताए थे। और थियोडोर स्क्वान जो 1839 में, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कौन है, तो पहले तो जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था कि जितने भी जितने एनिमल्स और प्लांट जो है वो किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए हैं, यानी सेल से बने हुए हैं। ठीक, तो सेल से बने हुए। और सेल थ्योरी का जो है ना रीडिफाइंड, मतलब क्या होता है, फिर से बताया गया था। सेल थ्योरी का थोड़ा सा सुधार करके फिर से बताया गया था 1855 में। कौन बताया था? आर वर्चो ने बताया था, जो जर्मन बोटनिस्ट है। इन्होंने बताया था क्या कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जंतु जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं किससे? तो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ। मतलब जितने भी जंतु जो है ना, वो जो बना हुआ है, जो भी एक जंतु है वो बना हुआ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है। और क्या बोले थे कि जितने भी सेल, जितने भी कोशिका जो है, एराइज अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। मतलब पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या होता है, जो पुनः मतलब पहले से ही एक सेल प्रेजेंट रहता है और उसी सेल से जो हम लोग का बॉडी का निर्माण हुआ है। ये आर वर्चो का कहना था। और बोले थे कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जंतु हैं, वो एक सेल से कंपोज्ड, मतलब बना हुआ है, गठित हुआ है। और बोले थे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है टेक प्लेस इन सेल। मतलब बोले थे कि जितना भी कार्य जो होता है ना हम लोग का, वो सेल का अंदर होता है। कहाँ होता है? तो सेल का अंदर होता है। आर वर्चो किए थे, इन्होंने रीडिफाइंड किए थे। और पूछेगा कि सेल थ्योरी का रीडिफाइंड किसने किया था? तो आर वर्चो। और सेल थ्योरी किसने दिया था अगर पूछ देगा, तो एस्क्लेंडियन एंड स्क्वान। और पूछेगा कि प्लांट सेल कंजिस्ट ऑन सेल किसने सिद्धांत दिया था? तो एस्क्लेंडियन। और स्क्वान ने बोला था कि नहीं, प्लांट सेल तो होता ही है, सेल से बनता है, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों जो होता है सेल से बनता है। लेकिन क्या चीज़ है, सेल थ्योरी जो है वायरस पर अप्लाई नहीं होता है। सेल थ्योरी जो है प्लांट्स और एनिमल्स पर ही एप्लीकेबल होगा, मतलब लागू होता है, लेकिन वायरस पर लागू नहीं होता है। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। यूनिसेलुलर क्या है एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मतलब बहुकोशिकीय जीव और एक ही कोशिकाएं जीव क्या चीज होता है? मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कोशिका से जो होता है काम होता है, चलता है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो छोटे छोटे, मतलब एक ही से क्या बोलते हैं, वो एक सेल से जो काम होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। और एक से ज़्यादा सेल से, दो या ज़्यादा सेल से काम होता है ना, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होता है? जिसे मेड ऑफ अ सिंगल सेल, इसका कोई भी निर्माण होगा तो सिंगल सेल से बना हुआ रहेगा। और मल्टी सेलुलर क्या होता है? वो मल्टी सेल, मतलब बहुत सारे कोशिका से स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं, मतलब बहुत सारे कोशिका से बने हुए रहते हैं और कोशिका काम अलग होता है। इसमें है कि यूनिसेलुलर में ऑल लाइफ प्रोसेस, जितने भी काम होते हैं हम लोग का लाइफ प्रोसेस में, या डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, या रिप्रोडक्शन हो गया, जितने भी काम होते हैं ना, वो सिंगल सेल, मतलब एक ही कोशिका से होते हैं। और इसमें जो होता है सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, ऑर्गेन, और फिर ऑर्गन सिस्टम, ये सब का स्पेशलाइज होता है कि सेल से बनेगा टिश्यूज ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये स्पेशलाइज होता है। इसमें होता है मल्टी सेलुलर में। और इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा यूनिसेलुलर में? तो हो जाएगा बैक्टीरिया, अमीबा और ईस्ट। और इसमें एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमंस, हो जाएगा प्लांट्स, एनिमल आ जाएगा। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? दे आर जनरली लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होता है। क्या होता है? मोर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो आप लोग समझ गए कि मल्टी सेलुलर जो होता है, मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा कोशिका से काम होते हैं, मिलकर बनते होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें जो होता है ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल से एग्जाम्पल है, जिसमें जो होता है स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल इसमें काम करते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर में एक सेल से बॉडी का निर्माण होता है, और सब डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करना, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाते हैं? तो बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट हो जाते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्पीड में जो है तो ओवरव्यू देख लेते हैं। स्पीड में एकदम ओवरव्यू देख लेते हैं। सेल मतलब सेल का साइंटिफिक नाम क्या जीता था, साइटोलॉजी था। पहले स्पीड में पूरा कवर कर लेंगे इसको। साइंटिफिक नाम क्या जीता, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन क्या चीज कहलाता था, साइटोलॉजी कहलाता था, जीव विज्ञान कहलाता था। सेल सेल है, सेल ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है। टिश्यू टिश्यू से बनता है, ऑर्गन ऑर्गन से बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी को, कोशिका से बनता है, उत्तक उत्तक से बनता है, अंग अंग से बनता है, अंग तंत्र बनता है शरीर, जो इंटरनल ऑर्गन देख रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज कोशिका चीज था कि सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट था। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक काम करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट से। जितने भी ग्रोथ है मेटाबॉलिक्स होते हैं सब सेल से काम करते हैं। सिंगल सेल जो होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, सिंगल सेल से काम होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है प्लांट्स एंड में पाए जाते हैं। कोशिका दिन कहलाता, कोशिका क्या होता है, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। और जीव की सबसे छोटी इकाई होता है कोशिका होती है, जो सिंगल एकल कोशिका से भी काम करते हैं बैक्टीरिया। और बहु कोशिका हम लोग पाए जाते हैं पौधे और जानवर पाए जाते हैं। स्पीड से एनालिसिस कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डिस्कवर ऑफ सेल, कोशिका की खोज। मृतक कोशिका की खोज कौन किया था, रॉबर्ट कोख किया था 1865 में। जिन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप से खोज किए थे। यह फिगर देख रहे हैं, इस प्रकार के सेल का खोज किया था जो रॉबर्ट हुक थे। स्टडी ऑफ थिन सेल कब, तो रॉबर्ट हुक हनीकॉम्ब में। स्मॉल बॉक्स किए थे, स्मॉल बॉक्स बोले थे, उन्हीं का नाम दिया था सेल। और लिटिल रूम था। इनका जो पूरा होल ये लिखे थे एक बुक में, कौन था, माइक्रोग्राफिया में 1665 में लिखे थे। देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो किए थे लिवन हो किए थे। लिविंग सेल स्पर्म सेल की खोज कहाँ पे, पॉन्ड वाटर में आइडेंटिफाई किए थे। कब, तो 1674 ईस्वी में किए थे। स्पर्म उन्होंने एक और पहचान दिया था कि ह्यूमन्स, रेबिट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स, फिश में भी स्पर्म सेल पाया जाता है 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन का किया था, प्लांट सेल में बोले थे कि न्यूक्लियस पाया जाता है, नेम दिए थे न्यूक्लियस का और डिस्कवर किए थे। लेकिन इसका जो होता है एक हेकल साइंटिस्ट थे, कौन थे, एक हेकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है स्टोरिंग का था हेरिडिटी अनुवांशिक है। हेरिडिटी का चीज था कि पेरेंट्स से गार्डियन से जो होता है गुण मिलता है वही होता है हेरिडिटी। जे.ई. प्रुकेंजा साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि सेल का अंदर जो जीवित तरल पदार्थ होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीव द्रव होता है, देखे थे। अब देखते हैं डुरजार्डिन का चीज था। उन्होंने बताया था कि बोटिन जितने साइटोलॉजिस्ट थे और फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे प्रोटोप्लाज्म 1835 में। प्रोटोप्लाज्म कितना था, तो प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट का था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का चीज था कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी होता है। नाभिक की और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है साइटोलॉजी। और न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म था। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। एक थे जर्मन जूलॉजिस्ट थे या साइटोलॉजिस्ट भी थे, जो थे 1825 से 74 के बीच में आइडेंटिफाई किए थे सेल ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस में 1861 में किए थे। और प्रुकेंजे क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिए थे 1839 में। और डुरजार्डिन दिए थे 1865 में ऑब्जर्व किए थे। और रॉबर्ट ब्राउन क्या कहते हैं न्यूक्लियस की खोज के नेम दिए थे और खोज किए थे। सेल थ्योरी देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत जो होता है 1838 से 1839 के बीच में दिया गया था। स्केलेंडियन स्वान थे। स्केलेंडियन जो बोले थे जर्मन बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने बताया जितने भी प्लांट से सेल से बना हुआ है। लेकिन स्वान बोले थे कि वो जर्मन जूलॉजी थे जिन्होंने बोले थे कि ऑल जितने भी एनिमल्स है प्लांट्स है और मेरे सेल से बना हुआ कोशिका से बना हुआ। सेल थ्योरी का रीडिफाइन कौन किए थे, आर वर्चोन किए थे 1855 में। इन्होंने बनाया था जितने भी ऑर्गेनिज्म है सिंगल से बना हुए हैं और ऑल ऑर्गेनिज्म पर प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पहले से एक सेल ऑर्गेनिज्म है उसी सेल से बना है। और ऑर्गेनिज्म जो होता है कंपोज सेल से बना हुआ है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है टेक प्लेस। लेकिन वायरस जो होता है इसमें सेल थ्योरी में नहीं आता, वायरस इसमें एक्सेप्शन है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर का जो होता है मल्टीसेलुलर मतलब होता है इसमें बहु कोशिकाएं से बने हुए थे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें होता है एक ही सेल से बॉडी का निर्माण होता है। इसमें बहु कोशिका से निर्माण होता है, इसमें एक ही कोशिका से निर्माण होता है। इसमें जो होता है बहुत कोशिका से काम होता है, अलग अलग कोशिका से अलग अलग काम होता है। और इसमें जो होता है जितने भी कोशिका होते हैं एक ही से काम करते हैं। सिंगल सेल वर्क होती है या डाइजेशन और पाचन शक्ति हो या सांस लेना हो या प्रजनन करना। इसमें एग्जांपल क्या जाता है ह्यूमन्स हो जाता है, प्लांट एनिमल्स हो जाता है, जानवर। इसमें जो होता है बैक्टीरिया एमीबा इट्स हो जाता है। दे आर जनरली लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर होता है। सेल का जो है शेप एंड साइज देख लेते हैं कैसा होता है। तो ओवम जो होता है ना, ओवम वो होता है स्पेरिकल शेप का होता है। स्मूथ मसल्स जो होता है वो होता है स्प्लिंडल शेप का होता है। बोन सेल जो होता है किसका से कौन सा शेप का होता है, तो होता है स्केलेटल का।
और स्पर्म जो होता है वो होता है नोब थोड्स का शेप का जैसा होता है। अब फैट सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल का, नर्व सेल जो होता है इलोंगेटेड थ्रेड का होता है धागे की तरह, और ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है वो डिस्क डाइस जो होता है डाइस शेप का होता है, जैसे देख रहे हैं फिगर में। जैसे ये कौन है तो बोन सेल, ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल कौन सा हो गया, यह है ब्लड सेल जो डिस्क शेप का होता है। ये हो गया बोन सेल, जैसे यहाँ देख रहे हैं बोन सेल स्केलेटन। ये है न्यूरॉन, जैसे नर्व सेल देख रहे हैं नर्व सेल हो गया। ये है स्मूथ मसल सेल। ये जो आप लोग शेप देख रहे हैं इस प्रकार का शेप होता है, और इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब पूछा भी गया है एग्जाम में। अब वीडियो का मतलब टोटल कंसेप्ट खत्म करने के बाद जो है प्रीवियस ईयर भी बता देंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। देखते हैं क्या है, सबसे छोटी कोशिका अंग क्या होता है। अगर पूछेगा सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सा है तो वो है राइबोसोम है। स्मॉलेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है तो राइबोसोम होता है। लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स इन प्लांट अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाता है तो प्लास्टिड्स हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लास्टिड्स हो जाता है। पौधे में सबसे बड़ी कोशिका अंग क्या है तो वह है प्लास्टिड्स है। और प्लास्टिड्स जैसे होता है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जैसे प्रोटीन बनाता है ना, तो उसी तरह प्लास्टिड जो होता है प्लांट में प्रोटीन बनाने का काम करता है। लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स इन एनिमल्स पूछेगा तो हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो जानवरों में सबसे बड़ी कोशिका अंग क्या हो जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। आगे में है कि लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाता है तो होता है न्यूक्लियस हो जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को ही हम लोग बोलते हैं सेल का ब्रेन। सेल का ब्रेन किसे बोला जाता है तो न्यूक्लियस को ही बोला जाता है। सबसे बड़ी कोशिका संरचना कौन सा है तो वह नाभिक को बोला जाता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल कौन सा है तो ऑस्ट्रिच एग को बोला जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा है। अगला में है कि लॉन्गेस्ट सेल क्या है तो लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल को बोलते हैं। सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी में है ओवम है। कौन सा है तो ओवम है। देखते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी में कौन सा है तो ओवम में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है तो है बिजार्ड है, मतलब ओवम है। और नेक्स्ट है कि स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट सेल तो है स्पर्म यानी गैमेट सेल है। सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु है। कौन सा है तो शुक्राणु गैमेट सेल। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल क्या है। और यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल जो होता है जहाँ न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट रहता है ना वहाँ यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, बल्कि इसमें जो होता है यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसमें तो प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एब्सेंट होता है किसमें तो प्रोकैरियोटिक सेल में। जो ये फिगर देख रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल का है। और यहाँ पर देखते हैं जो सेल डिवीजन होता है ना, जो सेल डिवीजन यूकैरियोटिक सेल में तो मिटोसिस से होता है, मिटोकिस से होता है, मिटोसिस से होता है। एंड सेल डिवीजन जो होता है इसमें फ्यूजन से होता है, अनबर्डिंग से होता है। लेकिन क्या है कि इसमें जो होता है मिटोसिस से जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है किसमें तो प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका एग्जाम्पल कौन सा आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में तो ब्रू ग्रीन एल्गी आ जाता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन और फ्लेग्रा एंड साइटोप्लाज्म। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में, इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें तो पूछा गया था। आप लोग ये बहुत ही याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पूछा भी गया है। और यूकैरियोटिक सेल का कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है तो प्रोटिस्टा, फंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। और नेक्स्ट में है कि गोल्जी अपरेटर्स लाइजोसोम। और
यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम यानी जो प्रोटीन बनता है वो 80S का प्रोटीन बनता है। 80S में फर्दर आगे जाकर टूटता है तो हो जाता है 60S एंड 40N यानी 60 एंड 40S में टूट जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि 70S का प्रोटीन बनाता है जिसमें 50 और 30 में टूट जाता है। ये जो क्वेश्चन जो है प्रोकैरियोटिक सेल से जो है 70S जो होता है 40 और 30 में टूट जाता है, ये रेलवे एग्जाम में जो है ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे की ओर चलते हैं, अब देखते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल क्या है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये जो है फिगर देख रहे हैं आप लोग, डायग्राम क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को यहाँ कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। देखिए इंग्लिश में था, यहाँ जो है हिंदी में भी डायग्राम दे दिए हैं कि अगर आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे तो ये डायग्राम देखकर आप लोग समझ जाइएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं पशु कोशिका और पौधों कोशिका में अंतर समझते हैं कि क्या अंतर है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। देखते हैं सेल वॉल, पहले क्या देखते हैं सेल वॉल यानी पौधे की कोशिका, पौधों की कोशिका देखते हैं जिसमें जो होता है सेल वॉल जो होता है किससे, तो सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। किससे, तो सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। और जो सेल वॉल जो होता है बहुत ही कठोर कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, बहुत ही कठोर होता है। सेल वॉल क्या करता है, सेल का एक स्ट्रक्चर देता है और संरचना प्रदान करता है। संरचना क्या है, मतलब जो भी जितना भी सामान जो आएगा वो सेल वॉल के थ्रू ही आएगा, एंट्री करेगा, एग्जिट भी करेगा। उसके बाद आता है पशु कोशिका। पशु कोशिका में क्या हो जाता है कि सेल वॉल एब्सेंट रहता है, सेल वॉल नहीं रहता। उसमें क्या पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, मतलब कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ये झिल्ली क्या होता है, ये जो बोथ दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, मतलब सेल वॉल जो है प्लांट सेल में रहता है लेकिन पशु कोशिका में यानी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। केवल जो है यह कोशिका झिल्ली प्रेजेंट रहता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है जो लचीला होता है। आगे देखते हैं शेप यानी आकार कैसा होता है पशु कोशिका एंड पौधे कोशिका का। पौधे कोशिका क्या होते हैं कि इसका आकार जो सामान्यतः कैसा होता है, आयताकार की तरह होता है, यानी रेक्टेंगुलर की तरह, जैसे फिगर में देख रहे हैं। और पशु कोशिका यानी एनिमल सेल का आकार जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, यानी गोलाकार, राउंड यानी गोलाकार की तरह होता है। आगे की ओर देखते हैं, आगे में है कि प्लास्टिड्स यानी पौधे की कोशिका में देखते हैं कि प्लास्टिड्स क्या है। प्लास्टिड्स जैसे कि प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, जो प्रकाश संश्लेषण यानी खाना बनाने का जो काम होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू मौजूद किया जाता है। और जो पशु कोशिका में जो होता है प्लास्टिड जो होता है अनुपस्थित रहता है, यानी ये प्लांट सेल में सिर्फ प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं वेक्यूल्स क्या है यानी रसोली क्या है। रसोली देखते हैं जो है पौधे कोशिका में, पौधे कोशिका पहले देखते हैं यानी प्लांट सेल। इसमें जो होता है बड़ी वेक्यूल्स होता है, मतलब सबसे लार्ज वेक्यूल्स पाया जाता है किसमें, पौधे कोशिका में। और पशु कोशिका में जो होता है छोटे आकार का पाया जाता है वेक्यूल्स यानी रसोली, जो पानी और अन्य पदार्थ इसमें संग्रहित करके रखता है। मतलब वेक्यूल्स क्या काम करता है, और हम लोग जानते हैं कि 80% हम लोग का बॉडी में क्या है कि 80% बॉडी में हम लोग का पानी है। तो जो 80% बॉडी का जो पानी है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो सेल के वेक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसी सेल के अंदर जो वेक्यूल्स रहता है उसी वेक्यूल्स के अंदर क्या होता है, मिनरल्स, जितने भी हम लोग के मिनरल्स हो गया, अन्य पदार्थ जो हो जाते हैं सब जो है वेक्यूल्स या सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, जो भी चीज़ वेक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। और पौधे कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका रसोली रहती है, वेक्यूल्स रहता है। और पशु कोशिका में जो होता है यानी प्लांट सेल में छोटा रहता है या किसी में नहीं भी रहता है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। पौधे कोशिका में देख लेते हैं न्यूक्लियस क्या काम करता है। केंद्रक कोशिका के किनारे में स्थित रहता है प्लांट सेल में। अब पशु कोशिका में जो होता है केंद्रक कोशिका के मध्य में रहता है। प्लांट सेल में कोशिका कहाँ रहता है, तो किनारे स्थित रहता है, लेकिन पशु कोशिका में एकदम मध्य में, जैसे ये है तो इसके मध्य में स्थित रहता है कौन,
तो पशु कोशिका में, लेकिन वही प्लांट सेल जैसे आ जाता है तो किनारे में कहीं प्रेजेंट रहता है। आगे देखते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स क्या करता है? पौधे कोशिका में देखते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स जो होता है, सेंट्रियोल्स अनुपस्थित रहता है। मतलब इसमें जो होता है पौधे कोशिका में सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स जो होता है वो अनुपस्थित रहता है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं रहता है। लेकिन पशु कोशिका में क्या होता है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स जो रहता है उपस्थित रहता है। और ये जो कोशिका विभाजन में जो होता है ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। आगे की ओर देखते हैं गोल्जी का तंत्र। गोल्जी तंत्र यानी गोल्जी एपरेटर्स का क्या काम है? गोल्जी एपरेटर जो होता है, पौधे में देख लेते हैं पहले गोल्जी एपरेटर्स क्या है। पौधे में जो होता है, जो कोशिका द्रव में जो होता है कई गोल्जी तंत्र पाया जाता है, और पशु कोशिका में जो होते हैं एकल गोल्जी तंत्र होते हैं जो केंद्रक के कहाँ रहते हैं, तो केंद्रक के पास रहते हैं। थोड़ा इसका फंक्शन बता देते हैं इसी जगह। जो गोल्जी एपरेटर्स हैं, एक तरह से बता दें कि जो गोल्जी एपरेटर्स है ना एक तरह का क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या चाहिए, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किस तरह? जैसे हम लोग का बॉडी जो है, हम लोग जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो जैसे पढ़ा रहे थे हम, तो कहाँ से मतलब मुंह से बोल रहे हैं, तो मेरा जो ज़्यादा काम जो हो रहा है वो बोलने का काम हो रहा है। तो अभी जो मेरे कोई भी पार्ट जो अभी काम नहीं कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है और लिखने का काम कर रहा है। तो जितना एनर्जी जो हमको हाथ में चाहिए और मुंह चाहिए बोलने के लिए, अदर पार्ट्स को जैसे लेग को, हाथ को, गोर को नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि जितने भी जहाँ का हम लोग का बॉडी का पार्ट्स का जो एनर्जी रहते हैं, अगर नहीं चाहिए तो वो जो है ट्रांसपोर्ट करके हम लोग के जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पर पहुँचा देता है। तो वही गोल्जी एपरेटर्स का काम करता है कि ट्रांसपोर्ट कर देता है। देखता है कि हाँ कि इस पार्ट्स का जो है, अदर पार्ट का ज़रूरत यहाँ का प्रोटीन नहीं है, तो दूसरा पार्ट्स में जाकर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये गोल्जी एपरेटर्स का काम रहता है। और ऐसा चीज़ नहीं है कि अगर ऐसा चीज़ रहता है कि हाँ कि अभी हम बोल रहे हैं मेरा मुंह थक गया, अब नहीं, अभी हाथ से काम, हाथ थक गया तो अब दूसरा, ऐसा नहीं। अगर थकता है तब पूरा शरीर थक जाता है, शरीर थक जाता है। इसीलिए गोल्जी एपरेटर्स का क्या काम होता है कि ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी का। ठीक है, यही है। इसका डिटेल में आगे की ओर समझेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं आकार यानी साइज कैसा होता है पौधे कोशिका का एंड पशु कोशिका यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पौधे कोशिका का आकार बड़ा होता है, लेकिन पशु कोशिका यानी एनिमल सेल का आकार जो होता है छोटा होता है। देखते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। अब देखते हैं कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का फंक्शन क्या है। देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल इज रिजिड होता है, मतलब कठोर होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। जो किससे बना हुआ रहता है, पहले तो वो सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है, लेकिन सेल्यूलोज जो होता है फाइब्रस एंड पॉलीसेकेराइड से बना हुआ रहता है। कौन? तो सेल्यूलोज। इसी से सेल वॉल बनता है। ठीक है, जो होता है केवल जो कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है। ये एनिमल सेल में जो होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। आउटर कवरिंग पार्ट होता है किसका, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्लाज्मा झिल्ली होता है उसका जो होता है वह सेल वॉल जो होता है आउटर कवरिंग पार्ट होता है। और जो सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग थिंग होता है, मतलब अजीवित होता है, ये मरा हुआ रहता है। आगे की ओर देखते हैं, सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल बना हुआ था किसे, सेल्यूलोज से। और गिव द सेल वॉल क्या करता है, तो शेप देता है। कोशिका के क्या करता है, तो एक आकार देता है, शेप देता है सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं प्लाज्मोडेटा क्या होता है, पढ़ते हैं। तो प्लाज्मोडेटा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स एंड आउट ऑफ द प्लांट्स करता है। मतलब कोई भी चीज़ पदार्थ अंदर और बाहर किया जाता है तो वही होता है प्लाज्मोडेटा होता है। प्लांट्स में कुछ अच्छे चीज़ होता है, जैसे वाटर जो तक गया और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गया और फिल्टर करके ऑक्सीजन बाहर आ गया, तो वही अंदर बाहर की ओर करता है। कौन होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा करता है, जो प्लांट सेल के अंदर करता है। यही एनिमल सेल में नहीं होता है। आगे की ओर देखते हैं। अब जैसे प्लांट्स में जो होता है कहाँ, तब प्लांट में जो होता है सेल वॉल जो होता है वो बना हुआ रहता है सेल्यूलोज से। तो उसी तरह जो होता है फंगी में जो होता है सेल वॉल बना हुआ रहता है किससे, क्यूटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। जैसे कवक भित्ति जो होता है वो गठन जो बना हुआ रहता है क्यूटीन से। अब बैक्टीरिया में जो सेल वॉल रहता है, सेल वॉल वो बना हुआ रहता है पिप्टोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। बैक्टीरिया सेल किससे बना हुआ रहता है, तो पिप्टोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। जीवाणु कोशिका भित्ति जो होता है पिप्टोग्लाइकोन से बना हुआ रहता है। और एल्गी जो होता है वो सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है, सेल्यूलोज से, ग्लाइकोप्रोटीन एंड
सिलिका कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। इसे जो क्वेश्चन, अगर इसे क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया, ठीक ना, अगर इसे क्वेश्चन पूछ देता है तो अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा और बोलेंगे कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ गया था। तो ये नहीं, ये जो है इन इस चंद में दिया गया है पूरा डिटेल से। आप लोग ये वीडियो पढ़ लेते हैं ताकि किसी भी चैनल पर विजिट करने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। अगर पूछ देंगे बैक्टीरिया में जो सेल वाल रहता है किससे बना हुआ रहता है, आप लोगों को पता नहीं, आप लोग यही जानते हैं कि सेल वाल किससे बना हुआ रहता है, तो सेल्यूलोज से। लेकिन बैक्टीरिया में जो सेल वाल रहता है वो बना हुआ रहता है पिप्टोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। इसी तरह एल्गी में जो होता है सेल्यूलोज से और ग्लाइकोप्रोटीन और सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। तो ये चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नहीं पता रहेगा तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा, तो आप लोग एक क्वेश्चन लॉस में आ जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करना है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ना याद रखना है। आगे की ओर चलते हैं तो ये देख लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। अब मेरी जो सेल वाल होता है दो पार्ट में टूटता है, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल होता है। देखते हैं कि क्या होता है इसके, देखते हैं मतलब थिकनेस, मतलब मोटाई देख लेते हैं। प्राइमरी सेल वाल जो होता है थिन मतलब पतला होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन सेकेंडरी सेल वाल होता है थिक होता है, रिजिड होता है और मोटा भी होता है। अब देखते हैं मोस्टली जो होता है थिन सेल वाल, जो प्राइमरी सेल वाल रहता है वो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना हुआ रहता है। लेकिन सेकेंडरी सेल वाल जो होता है सेल्यूलोज, हेमिन एंड लिग्निन से बना हुआ रहता है। और इसका ग्रोथ समझते हैं। ग्रोथ में क्या होता है कि प्राइमरी सेल वाल में क्या करता है कि सेल ग्रोथ करता है, पूरा बढ़ता है। अगर प्राइमरी सेल में क्या करता है सेल ग्रोथ करेगा, पूरा विस्तार करेगा, बढ़ेगा। अगर सेकेंडरी सेल वाल नहीं रहता है तो सेकेंडरी सेल वाल क्या काम करता है, देखता है कि बहुत बढ़ रहा है तो उसको प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है, आगे की ओर वृद्धि रोकने का काम करता है और कठोरता प्रदान करता है सेल में। अगर सेकेंडरी सेल वाल नहीं रहता तो जितने भी पेड़ हैं बहुत ही बढ़ते रहते, उनका अंत ही नहीं रहता, इतना बढ़ते रहते। तो यही है ग्रोथ। प्राइमरी सेल वाल करता है कि विस्तार करता है, सेल को बढ़ाता है, ग्रोथ करता है प्लांट्स को। लेकिन सेकेंडरी सेल वाल देखता है कि नहीं अब नहीं बढ़ाना चाहिए, तो रोकने लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया हाइट, अब नहीं बढ़ना चाहिए। लोकेशन मतलब कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है सभी फाउंड इन ऑल प्लांट्स, मतलब सभी पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है स्पेशलाइज्ड सेल में पाया जाता है, जैसे जाइलम एंड में और स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा क्या है, स्केलेनकाइमा एक डेड सेल है। जो ये जो है स्केलेनकाइमा एंड जाइलम जो है एक टिश्यूज का पार्ट है। कहाँ का है, तो टिश्यूज का पार्ट है। तो अगले जब टिश्यूज स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है जाइलम बता देंगे क्या है, जाइलम एंड स्केलेन। जाइलम जो जाइलम एंड स्केलेनकाइमा जो होता है, स्केलेनकाइमा डेड सेल होता है, ठीक। ये जाइए जो कोशिका में पाया जाता है, जैसे जाइलम एंड स्केलम। आगे की ओर देखते हैं। इसमें जो होता है जल और छोटे अणुओं जो होता है अधिक इसमें जो होता है जल और छोटे अणुओं जो होते हैं अधिक होते हैं। और इसमें जो होता है इसकी जो मोटाई होता है लिग्निफाइड संरचना के कारण कम हो जाता है। किसका, तो लिग्निफाइड संरचना के कारण कम हो जाता है। और फॉर्मेशन मतलब कैसे कि बनता है, तो ये जो होता है ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ करता है, फॉर्मेशन करता है, ग्रोथ करता है, बढ़ते रहता है। और इसमें जो होता है ग्रोथ हो जाता है, उसके बाद क्या करता है ये स्टॉप कर देता है ग्रोथ इसका। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, क्या फंक्शन है। चलो हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का क्या करता है पहले समझते हैं। जैसे ये हो गया सेल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, और इसके अंदर जो हो गया तो लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, ये जितना भी जो सेल होते हैं अंदर में एक होते हैं सेल। ऐसे ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हो गया न्यूक्लियस, फिर इधर लाइजोसोम, जितने भी अदर पदार्थ होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक झिल्ली होता है, एक बाउंड्री होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो पहले तो बोथ दोनों में पाया जाता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में। लेकिन सेल वाल क्या है, सेल वाल सीट जो है प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, तो बाउंड्री होता है किसका, तो सेल वाल मतलब किसका, एनिमल सेल का बाउंड्री है। इसका अंदर न्यूक्लियस रहता है, अदर पदार्थ इसी में रहता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक बाउंड्री है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि जितने भी अदर जैसे पदार्थ कोई भी खाना है, और खाना जो है सेल के अंदर एंट्री करेगा
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ आइडेंटिफाई पहचानता है कि हाँ ये चीज़ जो है सेल के लिए बेनिफिट्स है, अंदर क्यों लेता है। अगर देखेगा कि नहीं ये सेल के लिए बेनिफिट्स नहीं है तो ये अंदर मतलब अंदर जाने ही नहीं देगा। ये रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है। क्या करता है तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, मतलब सिलेक्ट करता है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सिलेक्ट करता है किसको जाना है, किसको अंदर लेना है सेल को, किसको बाहर करना है। तो ये बहुत दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में। लिविंग मेम्ब्रेन होता है मतलब जीवित झिल्ली होता है और बहुत ही पतली होता है। ये क्या कहता है आउटर कवरिंग पार्ट होता है किसका तो एनिमल सेल का। आइए जो होता है प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन जो होता है किसका बना हुआ होता है तो इसमें जो होता है 40% लिपिड होता है, 50% प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 10%। इससे मिलकर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। और ये जो होता है फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मतलब लचीला प्लाज्मा झिल्ली होता है। एक क्वेश्चन जो है ये फॉस्फोलिपिड से जो 75% होता है, ये जो है दरोगा में और रेलवे के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा पाया जाता है, तो फॉस्फोलिपिड जो होता है जो 75% पाया जाता है। ये बिहार दरोगा और रेलवे का एग्जाम में भी पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन कंटेंट क्या क्या कंटेंट करके रखता है, वह तब प्रोटीन कंटेंट करके रखता है, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसेकेराइड जो होता है झिल्ली जो होता है वो कंटेंट करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। आगे देखते हैं कि जो डिफरेंस देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का डिफरेंस, मतलब कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली का जो होता है अंतर देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है दो बोथ में पाया जाता है, दोनों प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में, लेकिन सेल वॉल क्या करता है एनिमल सेल में ही प्लांट्स में ही पाया जाता है। ये थिन मेम्ब्रेन होता है, पतली सी झिल्ली होता है, ये मोटी झिल्ली होता है और बहुत ही कठोर होता है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और जनरली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये हम बता दिए हैं कि सिलेक्ट करता है, आने जाने कर देता है। आगे कर देखते हैं इसमें क्या है कि पतली सी झिल्ली होते हैं, ये जो होता है बहुत ही कठोर होता है, रिजिड मेम्ब्रेन होता है। आइए जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बाई लिपिड लेयर होता है विथ लिविंग मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ अ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड अदर मेम्ब्रेन से क्या रहता है बना हुआ रहता है। ये एक जीवित झिल्ली होता है, लिविंग झिल्ली होता है। पहले समझे थे कि प्लाज्मा का ही पार्ट है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का हिंदी हो जाता है प्रसार। क्या हो जाता है प्रसार। डिफ्यूजन क्या करता है तो जो गैस है लिक्विड में तरल पदार्थ और सॉलिड जो होता है ना हम लोग का सेल का अंदर क्या करता है ले जाने का काम करता है, तो कौन डिफ्यूजन करता है, गैस लिक्विड एंड सॉलिड। और जो ऑस्मोसिस जो होता है ना सिर्फ क्या करता है वो लिक्विड मीडियम को क्या है तो वो जो है सिर्फ लिक्विड मीडियम को जो है हम लोग को सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो वो है ऑस्मोसिस है जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ले जाता है। और जहाँ यह डिफ्यूजन जो है यह किस तो सॉलिड पार्टिकल्स को ले जाता है। और जो डिफ्यूजन का क्या काम है तो डिफ्यूजन जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर को जो है सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है डिफ्यूजन, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है। डिफ्यूजन सॉलिड पार्टिकल्स होता है और ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या पार्टिकल्स हम लोग देख लेते हैं। सॉल्वेंट अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, एक कंटेनर में जैसे एक वाटर है और वाटर के अंदर जो है सब्स्टिट्यूट मतलब चीनी डाला गया है, तो जो लार्ज अमाउंट में रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में रहता है तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो वही सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ऑस्मोसिस के माध्यम से क्या होता है कि लिक्विड पहुंचाने का काम करता है सेल के अंदर। और जो स्मॉल क्वांटिटी में रहते हैं तो उनको बोला जाता है सॉल्यूट, जो डिफ्यूजन का काम किया जाता है। जैसे गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हो गया, हम लोग के सेल के अंदर पहुंचाने का काम होता है। तो डिफ्यूजन जो है वो सबसे पहले मतलब फास्टर जो होता है, मतलब फास्टर प्रोसेस होगा, सबसे तेज प्रोसेस, तो वो जो है गैसियस में होगा। गैसियस पहले गैस होगा, उसका बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हम लोग का सेल का अंदर जो है सबसे पहले जो पहुंचाने का काम होगा, तो मतलब सबसे पहले गैस पहुंचता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद जो होता है सॉलिड पहुंचता है हम लोग का कोशिका का अंदर। तो ये है डिफ्यूजन का काम है, जो डिफ्यूजन गैस लिक्विड और सॉलिड ले जाता है। लेकिन सिर्फ लिक्विड ले जाने का काम जो है वो ओनली लिक्विड मीडियम में जो होता है ऑस्मोसिस करता है, और ये जो है तीनों मीडियम में काम करता है। जो हाई कंसंट्रेशन से मतलब उच्च सिद्धांता से निम्न सिद्धांता की ओर जाता है, डिफ्यूजन जो भी है उच्च सिद्धांता से जो है निम्न सिद्धांता की ओर जाता है। अगर आप लोग पीडीएफ चाहिएगा तो हमें जो है टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, दोनों का ज्वाइन हो जाएगा, उसमें हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं।
देखते हैं ऑस्मोसिस का ही पार्ट है 3। जो ऑस्मोसिस है हिंदी में बोला जाता है अस्मस, क्या है कि 3 पार्ट है ऑस्मोसिस का ही, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या। चलिए समझते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, जो जैसे कि हम लोग को बॉडी में क्या होता है, जल का जो होता है, जल का कमी हो जाता है ना, तो उसका जो होता है पूर्ण करना, मतलब जल की कमी को जो होता है पूरा करना जो होता है, यह हाइपोटोनिक का काम होता है कि हम लोग का हाइड्रेशन, मतलब जो पानी का कमी होता है पुनः प्राप्त करता है, सेल का अंदर रिगेन करता है। मतलब क्या करता है कि पानी को क्या करता है, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है कि पानी को फिर से प्राप्त करता है शरीर के अंदर में। वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है जो लो कंसंट्रेशन, मतलब कम सिद्धांता से उच्च सिद्धांता की ओर जाता है, यानी निम्न सिद्धांता से उच्च सिद्धांता की ओर जाता है। और आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का काम है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है कि हम लोग के शरीर के अंदर क्या होता है कि वाटर बैलेंस, क्या तो वाटर बैलेंस क्या करता है कि हम लोग वाटर का बैलेंस करने का जो काम होता है ना, वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है, जो हाई कंसंट्रेशन से, मतलब उच्च सिद्धांता से निम्न सिद्धांता को जाता है, और हाई मतलब उच्च सिद्धांता से निम्न सिद्धांता और निम्न सिद्धांता से उच्च सिद्धांत, मतलब दोनों जो होता है हाई से लो और लो से हाई, दोनों काम होता है इसमें। और हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन जो होता है, जैसे सेल के अंदर से वाटर जो एग्जिस्ट कर जाता है, निकलता है, तो वही जो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है कि मतलब सेल से वाटर को बाहर निकालना है। तो आप लोग समझ गए कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या काम है। हाइपर मतलब है कि इसमें पानी जो होता है उसको रिगेन करता है, पुनः जल योजित प्राप्त करता है, मतलब जल से क्या होता है कि प्राप्त करता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है कि शरीर में पुनः जल को प्राप्त करना। आइसोटोनिक का होता है कि वाटर मतलब पानी का बैलेंस करना, संतुलन करना रहता है। और हाइपरटोनिक का रहता है कि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की हो जाता है, हाई वाटर जो मतलब पानी जो है कोशिका से बाहर निकल जाता है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है। ये जो है समाधान नहीं होगा, आइसोटोनिक का मिश्रण हो जाता है। यहाँ पर भी जैसे समाधान ये गलत लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि न्यूक्लियस का क्या काम है। न्यूक्लियस, सेल का अंदर रहता है न्यूक्लियस, जो ये देख रहे हैं यह है न्यूक्लियस यानी नाभिक। न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे 1831 में। कब खोज किए थे? 1831 में खोज किए थे। न्यूक्लियस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क जो है न्यूक्लियस को बोला जाता है, यानी सेल ब्रेन बोला जाता है। न्यूक्लियस यानी नाभिक के जो रहता है 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या रहता है? कवर्ड रहता है। 2 परमाणु झिल्ली से क्या होता है? वो कवर्ड रहता है नाभिक के। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया था कि न्यूक्लियस जो है कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है? तो 2 मेम्ब्रेन, मतलब 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। न्यूक्लियंस क्या होता है? न्यूक्लियन जो होता है जिसको हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? जिसे ये देख रहे हैं ये गोल सा, यही है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसका क्या काम होता है कि जैसे सेल को ग्रोथ करने में काम करता है। इसी जगह क्या कहता है? प्रोटीन को क्या करता है? साइंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है। और सेल को क्या करता है कि प्रोटीन देता है कि हम लोग का सेल जो है बढ़े। तो वही होता है न्यूक्लियस का काम होता है। और न्यूक्लियस में ही को बोला जाता है, न्यूक्लियस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या बोला जाता है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है बोले थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है जो तरल पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड मीडियम, जो लिक्विड पार्ट है यानी तरल पदार्थ जो है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब अंदर में जो तरल पदार्थ मतलब लिक्विड जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और पूछेगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और पूछेगा कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो है लिक्विड पाया जाता है, तो हो जाता है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है तो हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। देखते हैं कि जो इसमें तरल पदार्थ रहता है तो उसमें जो होता है प्रोटीन जो होता है 80% होता है, डीएनए 12%, आरएनए 5% और लिपिड जो होता है 3% न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है। और न्यूक्लियस का अंदर जो है देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको बोला जाता है क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है? तो क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ही जब डिवाइड होता है, मतलब क्या होता है? विभाजन होता है, तो गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र कैसा होता है? एक एक्स टाइप का जो होता है गुणसूत्र होता है। ऐसे को गुणसूत्र को जब हम लोग टानते हैं तो डबल हेलिक्स टाइप में बन जाता है इस तरह करके।
तो हो जाता है डीएनए, और जब डीएनए को कस के ज़्यादा टानते हैं ना तो जीन में बन जाता है, वो जीन हो जाता है। आगे की ओर समझेंगे क्रोमोजोम का फंक्शन अच्छी तरीके से, तभी देखेंगे। जैसे क्रोमोटीन का हम लोग विभाजन करते हैं तो गुणसूत्र बन जाता है, और क्रोमोजोम ही जो है उसमें जो है तो डीएनए और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से बना होता है। डीएनए और प्रोटीन से क्या बना रहता है, क्रोमोजोम। तो न्यूक्लियस का फंक्शन समझ गए क्या है, रॉबर्ट किसने खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं क्रोमोजोम, देखते हैं आगे में कि गुणसूत्र का क्या काम है। तो देखते हैं क्रोमोजोम यानी क्या चीज़, गुणसूत्र। गुणसूत्र देखते हैं यानी क्रोमोजोम। तो जो सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या चीज़, तो क्रोमोजोम। ये जो क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम को क्या होता है ना, अगर बीच से जैसे टानेंगे ना तो हो जाता है डीएनए। यही क्या चीज़ है, तो डीएनए। और डीएनए को हम लोग ज़्यादा जैसे टान देते हैं तो ये कहलाता है जीन। जीन कहलाता है। जो एक्स लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्रोमोजोम। गुणसूत्र का क्या काम होता है, तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर एक धागे की तरह होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, मतलब रहता है तो नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है। एंड क्रोमोजोम को हम लोग तभी देख सकते हैं जब वो डिवाइड हो, मतलब विभाजित हो। कोशिका जो होता है विभाजित हो, कब, किससे विभाजित होता है, मतलब वो प्रोसेस मिटोसिस और मियोसिस से जो होता है क्रोमोजोम विभाजित किया जाता है। सेल डिवीजन जो है लास्ट में हम करा देंगे अच्छी तरीके से, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो क्रोमोजोम जो होता है बना किससे होता है, तो डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सीबो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। अब प्रोटीन जो होता है हिस्टोप्रोटीन से और एसिडिक प्रोटीन से बना हुआ रहता है। क्रोमोजोम का अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोजोम होता है, जिसके अंदर 44 ऑटोजोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। अब पेयर कंडीशन कितना होता है, 23 पेयर होते हैं। इनमें क्या है कि जो पेयर कंडीशन ऑफ क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं डायप्लोइड या डायप्लोइड सेल, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम को बोलते हैं हैप्लोइड सेल। तो क्रोमोजोम समझ गए कि बना किससे, स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, कैसे डिवीजन होता है, बना किससे, कितने क्रोमोजोम होते हैं, डबल को, हाफ को, पेयर को क्या कहते हैं। अब देखते हैं कि क्रोमोजोम का फंक्शन क्या है। तो क्रोमोजोम क्या करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि अनुवांशिकता, मतलब है कि हम लोग को जो पहले जैसे माता पिता रहते हैं उनसे जो होता है कि नेक्स्ट, मतलब किसी लड़के या लड़की जो पैदा होंगे उनका जो गुण मैच करता है, तो वही जो है क्रोमोजोम ले जाता है कि हाँ आपका बच्चा का गुण। कहीं देखते हैं कि फेस मैच करना, कि हाँ फेस मैच करते हैं, गुण है कि गुण, व्यवहार, विचार जो होता है मैच करता है पेरेंट गार्जियन से, तो वही जो होता है क्रोमोजोम का काम होता है कि ले जाना, ठीक है। और जो बॉय लड़का हो या लड़की हो जिसके अंदर 23 पेयर कंडीशन में क्रोमोजोम होते हैं और अनपेयर्ड में है तो 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। लेकिन लड़की के अंदर जो होता है 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक्स और लड़का के अंदर जो होता है XY होते हैं। आगे की ओर चलते हैं, पहले देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ जो होते हैं क्रोमोजोम है अलग अलग। तो ह्यूमंस में जो होता है, मानव में जो होता है 23 पेयर कंडीशन में होते हैं, अनपेयर में 46 होता है। हाउस फ्लाइज में जो होता है जो 6 पेयर में होता है और 12 अनपेयर्ड होते हैं। मॉस्क्यूटो में जो होता है 3 पेयर होते हैं, 6 अनपेयर्ड होते हैं। बी जो होता है किसी में 8 होता है जो, और 8 जो है पेयर कंडीशन में है, और 16 अनपेयर्ड, या किसी में 16 होता है 32। डॉग यानी कुत्ता में जो हो जाता है 39 पेयर कंडीशन में होते हैं जोड़ा में, लेकिन अनपेयर्ड में 78। मंकी यानी बंदर में 21 पेयर कंडीशन में होते हैं, 42 अनपेयर्ड कंडीशन में। चिंपैंजी में 24 क्रोमोजोम होते हैं पेयर में, जोड़ा में, और 42 जो होता है वो अनपेयर होते हैं। इसमें 32 पेयर, 64 अनपेयर्ड। वीट यानी गेहूं में 21 पेयर कंडीशन, 42 अनपेयर्ड। अब प्याज में 8 पेयर्ड और 16 अनपेयर्ड। 8 पेयर्ड में 16 अनपेयर्ड होते हैं। डीएनए देखते हैं। डीएनए जो होता है जीन का फंक्शन क्या चीज़ है। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है। अगर ये जो क्रोमोजोम को हम लोग अगर टानेंगे तो ये जो डबल हेलिक्स है इसको बोलते हैं डीएनए। और डीएनए को अगर ज़्यादा टान देंगे तो हो जाता है जीन। जीन क्या काम करता है, हम लोग आँख का कलर, ब्लड टाइप से हम लोग का डिटरमाइंड करता है कैसा होगा। और डबल जो डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स, ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन करता है। जेनेटिक कोड का इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि हम लोग का गार्जियन से जो होता है गुण मैच करना, कि कैसे गुण मैच करेगा, व्यवहार कैसा होगा, तो वही है जेनेटिक। अगर कि जेनेटिक कहने का मतलब है कि हम लोग को जो पहले जैसे पूर्वज हैं, जैसे कि हम लोग के माता पिता हैं, और कोई न्यू बेबी बोर्न जन्म ले रहा है, उनका जो होता है गुण
अपने पेरेंट्स मतलब नेक्स्ट बेबी में आ जाता है, ठीक है, बच्चे के अंदर आ जाता है। और कुछ बीमारी जो है ना, तो डीएनए से ही क्या होता है कि उस बीमारी ट्रांसफ़र हो जाता है, वो पूर्वज से पूर्वज दादा को हुआ होगा तो उनके पिता को पिता, तो इस तरह क्या होता है कि जो बीमारी जो होता है डीएनए के थ्रू ही आ जाता है और गुण भी आ जाता है। और किसी का अब डीएनए क्या काम करता है, डीएनए जो है, डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है हम लोग के बॉडी फॉर्मेशन में। क्या में? तो बॉडी फॉर्मेशन में अगर डीएनए क्या करता है, डीएनए जो होता है डिटरमाइन करता है, पहचानता है कि हम लोग का गोर जो होगा 2 होगा, हाथ में 4 उंगली, एक हाथ में 5 उंगलियां होंगे, बाल कैसा होगा, आँख का पोजीशन कहाँ होगा, नाक का पोजीशन कैसा होगा, तो ये जो है डीएनए ही पहचान करता है। डीएनए का ही फंक्शन है जो पहचान करता है। और किसी में अगर डीएनए विकसित नहीं होगा तो उनमें क्या हो जाएगा कि कहीं कहीं लंगड़ा हो जाएगा, कहीं लूला, कहीं से आँख टेढ़ा हो गया है, तो किसी का लात टेढ़ा है, तो वही डीएनए। तो डीएनए का जो विकसित होना बहुत महत्वपूर्ण निभाता है हम लोग के बॉडी फॉर्मेशन में। और जेनेटिक होता है कि कुछ जो होता है गुण आगे से भी लेके चलाता है, जैसे माता पिता से, या कोई बीमारी जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से ही भी ले जाता है। और ये जो होता है, जो हम लोग बोले थे कि किससे बना हुआ था, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए अभी तक आप लोग देखे होंगे ये वीडियो, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतना 100% वादा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं, पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर का जब हम क्लास लगाएंगे ना, तो आप लोग बोलिएगा कि बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना वादा। और आप लोग ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो रेलवे का, बिहार का और एसएससी का पूरा कंबाइंड हम लेके आएंगे। फुल मोटो है कि रेलवे का अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है, तो रेलवे का जो है टारगेट है कि कंप्लीट करा देंगे, साइंस से, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी है। हम चलिए देखते हैं डीएनए जो होता है, हम पहले पार्ट में बताए थे क्या होता है, कि इसका फुल फॉर्म हो जाता है डीएनए का डीऑक्सीबोराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, जो होता है डबल हेलिक्स होता है। मतलब कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। और वही आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब सिंगल हेलिक्स से बना हुआ है, मतलब इसमें हेलिक्स विलिक्स कोई भी डबल नहीं होता है, सिंगल हेलिक्स के रहता है। डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर शुगर रहता है, शुगर होते हैं, तो वो कौन रहता है, तो डीऑक्सीबोराइबो न्यूक्लिक क्या होता है, डाई ऑक्सोराइबो होता है, मतलब डाई ऑक्सोराइबो हो जाता है। और वही आरएनए के अंदर हो जाता है सिर्फ राइबोज। और डीएनए के अंदर डाई मतलब डाई राइबोज, और आरएनए के अंदर सिर्फ राइबोज शुगर होता है। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जो होता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है आरएनए के अंदर। और क्या, नाइट्रोजन बेस अगर पूछेगा कि नाइट्रोजन बेस कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन है, तो जो डीएनए के अंदर, जैसे ये डबल हेलिक्स देख रहे हैं, तो ये जो डीएनए और आरएनए है, तो ये जो डबल हेलिक्स देख रहे हैं ऐसे करके, जो डबल हेलिक्स है, और इसके अंदर जो ये जो है, यही है नाइट्रोजन बेस, जिसको बोले नाइट्रोजन बेस बोलाता है। यही जो है तो जो नाइट्रोजन बेस जो है, 4 बेस होता है। कौन कौन, तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्यूनिन होता है। जो ग्यूनिन होता है जो डीएनए में पाया जाता है। और आरएनए में एक चीज़ अलग हो जाता है, यूरासिल अलग हो जाता है। जो एडेनिन, जैसे एस एडिनोट को थाइमिन टी से, जैसे एडोनिन है और थाइमिन है, जो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। अभी थाइमिन, एडोनिन, फिर है साइटोसिन से ज्यूनिन, इसी तरह कनेक्ट रहता है जो डीएनए में रहता है। अगर आरएनए में हो जाता है तो सिर्फ जहाँ देख रहे हैं थाइमिन जो होता है, वहाँ पर ही जो कनेक्ट हो जाता है क्या चीज़ से, तो यूरासिल से जो है कनेक्ट हो जाता है। तो आरएनए में जो है तो 4 होता है, और आरएनए और डीएनए में भी 4 होता है। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डीएनए में जो होता है एक थाइमिन जो होता है, और इसमें वही जो होता है थाइमिन का जगह ले लेता है, यूरासिल लेता है। ठीक है। डीएनए का फंक्शन क्या चीज़ है, डीएनए का अगले पार्ट में जैसे हम बताए थे कि जैसे किसी का भी जैसे बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है कि आँख 2 को होगा, कान का पोजीशन मतलब कान कहाँ पर रहेगा, मुंह का पोजीशन कहाँ होगा, तो वो जो है डीएनए जो होता है आइडेंटिफाई पहचानता है और शरीर का निर्माण करता है। और डीएनए ये भी पहचानता है कि जैसे हम लोग का लंगड़ा लूल्हा नहीं पैदा होना चाहिए, तो वो पूरा आइडेंटिफाई पहचानता है। डीएनए एक और फंक्शन देता है कि हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन से ना गुण जो होता है, जैसे गार्जियन से, जैसे माता पिता से कुछ गुण मैच करता है। कैसे, हम लोग के आने वाले बच्चे में जो होता है गुण मैच करता है। और डीएनए एक और फंक्शन क्या करता है कि अगर किसी का नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि किसी कोई ऐसा बीमारी है कि जो नेक्स्ट पूर्वजों से चलता आ रहा है,
तो वो भी क्या होता है, डीएनए क्या करता है, वो लेके चला आता है अपने नेक्स्ट जनरेशन में। तो डीएनए करता है, तो आप लोग समझ गए कि डीएनए आरएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है जैसे हम बताए थे, और आरएनए प्रोटीन साइंथिस करता है, प्रोटीन बनाता है, और ये मैसेज ट्रांसफ़र करता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा मैसेज ट्रांसफ़र करता है। आरएनए जो होता है, एक होता है एमआरएनए, आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। जो ये स्मॉल एम है, इसका मतलब होता है मैसेज। मैसेज मतलब होता है कि जैसे हम लोग का शरीर के अंदर जो प्रोटीन का कमी होता है ना, तो एमआरएनए क्या होता है, मैसेज पहुंचाता है हम लोग के ब्रेन में कि प्रोटीन की कमी हो गई है। तो हम लोग का प्रोटीन की कमी का जो होता है हम लोग के शरीर में पहुंचाने का काम करता है कि एमआरएनए पहुंचाता है ब्रेन पास कि हम लोग को प्रोटीन की कमी हो गई है। फिर क्या करता है, आरआरएनए क्या करता है, नीड मतलब जो ज़रूरत जो होता है ना उसका पूरा करता है। ठीक, कि हाँ किस चीज़ पार्ट पे ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, तो एमआरएनए पहुंचाएगा मैसेज। कौन, एमआरएनए। आरआरएनए क्या करता है, ज़रूरत मतलब देखता है कि यहाँ पार्ट पे ज़रूरत है। लेकिन उसका बाद टीआरएनए क्या करता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है। एमआरएनए मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन पास कि प्रोटीन का कमी है, और उसके बाद आरआरएनए क्या करता है कि ज़रूरत देखता है कौन कौन पार्ट में जो होता है प्रोटीन का ज़रूरत है, और उसका बाद टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है। जो आरआरएनए है, यही जो आरआरएनए फर्दर पार्ट में टूटता है। 70S जो प्रोटीन बनाता है, एक 80S का जो प्रोटीन होता है जो हम लोग में होता है, ह्यूमन्स बींग में होता है, और जो 70S जो होता है वो बैक्टीरिया में, जीवाणु में, वायरस में जो होता है। ये जो फर्दर 50S और 30S मतलब 50S और 30S में टूटता है, और जो 80S जो है वो 60S और 40S में टूटता है। आरआरएनए ही आगे जाके टूटता है। जैसे डीएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है, जो डबल स्टैंडर्ड से होता है। दोहरी क्या होता है, तो दोहरी झिल्ली होता है। आरएनए जो होता है इसमें जो होता है जल्दी टूट सकता है, आरएनए जो जल्दी टूट जाता है। और जहाँ लोकेशन मतलब कहाँ आरएनए कहाँ डीएनए रहता है, तो देखते हैं डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो इक्यूरेटिक सेल है। अगर इक्यूरेटिक सेल नहीं जाना होंगे तो देख लीजिएगा, पार्ट 1 में हम बता चुके थे तो इक्यूरेटिक सेल क्या है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। और आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और किस जगह पर पाया जाता है, तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और एक हो जाता है प्लास्टिड्स में पाया जाता है। ठीक, दो जगह माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी जो होता है डीएनए पाया जाता है। और आरएनए कहाँ, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप का जो है दोनों पर ज्वाइन हो जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का हिंदी में नाम हो जाता है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म जो है, जो फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो इसका जो बीच में जो देख रहे हैं पार्ट्स, वो होता है तरल पदार्थ होता है, यानी लिक्विड होता है। वो लिक्विड का क्या काम होता है, पहले तो दो लिक्विड होता है, एक होता है सोल्यूबल सब्सटेंस होता है, एक होता है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का कहने का मतलब है कि वह घुलनशील पदार्थ होता है, और इनसोल्यूबल जो होता है अघुलनशील पदार्थ होता है। जो सोल्यूबल पदार्थ होता है जैसे कि वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। और इनसोल्यूबल में जो होता है वाटर, जो पानी होता है, पूरा अच्छी तरीके से नहीं घुल पाता है। साइटोप्लाज्म में कहा रहता है, बताइए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस के बीच में जो रहता है कोशिका द्रव्य रहता है। क्या रहता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का काम है कि हम लोग का जो सेल है, जो फिगर में देख रहे हैं आप लोग, सेल है और जो न्यूक्लियस है, तो क्या होता है कि जो लिक्विड जो होता है वो एक पकड़ के रखता है कि जी हाँ माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटर्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या रहता है, एक दूसरे को जो रहता है बाउंड्री करके रखता है कि हाँ एक दूसरे से टकराए ना, जिसका कारण क्या होगा कि हम लोग का जो सेल है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जिसके कारण क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो रहता है एक अलग अलग पार्ट को क्या रहता है, उसको अपने लिक्विड में पकड़ के रखता है कि एक दूसरे से टकराए ना, जिसके कारण साइटोप्लाज्म का काम होता है। साइटोप्लाज्म का अंदर जो होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो पहले देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो अंदर होते हैं लिक्विड को क्या बोला जाता है, कि साइटोप्लाज्म के अंदर देखते हैं। जो साइटोप्लाज्म का अंदर जो होता है, जो सोल्यूबल पार्ट, जो इनसोल्यूबल होता है ना, जो अघुलनशील होते हैं, तो जैसे कोशिका द्रव्य में, तो उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। जो इनसोल्यूबल पार्ट होते हैं
तो कौन होता है, तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और होते हैं एक होते हैं सोल्यूबल पार्ट्स जिसमें घुल जाते हैं पूरा अच्छी तरीके से, तो कौन होते हैं, तो होते हैं साइटोजोल, जो घुलनशील होते हैं भाग होता है, तो कौन होता है, साइटोजोल होता है। जो साइटोप्लाज्म जो होता है वह बैक्टीरिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड और शुगर से क्या हुआ है, वो फॉर्मेशन हुआ है, बना है। ऑक्सीजन कितना 64%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 6.3%, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, के हो गया, सोडियम NH सोडियम, M जिसे मैग्नीशियम, आयरन I, ये सब जो होता है ना एलिमेंट 0.5% पाया जाता है। किसके अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर। अब देखते हैं हम लोग कि राइबोसोम यानी राइबोसोम का फंक्शन क्या चीज़ है, तो चलिए देखते हैं। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम जो ये देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर का देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस, और ये जो देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इधर है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ऑरेंज कलर का डॉट डॉट देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, तो पहले तो वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, क्योंकि वो प्रोटीन क्या करता है, बनाता है, सिंथेसाइज करता है, बनाता है। और राइबोसोम का अंदर जो होता है लिपिड जो होता है मतलब प्रेजेंट नहीं होता है पहले। उनका डिस्कवर यानी राइबोसोम का खोज कौन किए थे, तो G.A. प्लाडे ने खोज किए थे कब, तो 1955 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से क्या किए थे, तो खोज किए थे। कौन साइंटिस्ट है, तो G.A. प्लाडे, याद रखिएगा। राइबोसोम का खोज कौन किए थे, तो G.A. प्लाडे 1955 में, कौन सा स्कोप से, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खोज किए थे। राइबोसोम का अंदर जो होता है कोई भी लिपिड जो होता है मौजूद नहीं होता है, और क्या करता है, प्रोटीन को संश्लेषण करता है, बनाता है, और इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। किसको, तो राइबोसोम को। राइबोसोम जो होता है एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो किसमें अनुपस्थित रहता है, ये मेमेलियन में क्या रहता है, वो एब्सेंट रहता है, मतलब उपस्थित नहीं रहता, अनुपस्थित रहता है। और जो राइबोसोम जो होता है किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से बना हुआ है। किससे, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है। किससे, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है। राइबोसोम जो होता है एक होता है tRNA, mRNA। tRNA mRNA का आप लोगों को समझना होगा, तो अगले पार्ट में हम पार्ट 3 में बता दिए थे कि tRNA mRNA क्या होता है। इसका बारे में समझना होगा, tRNA pRNA क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, अब देखते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या काम है, जैसे गोल्जी उपकरण क्या है, तो डिस्कवर्ड कौन किए थे, तो कैमिलो गोल्जी ऑपरेटर्स ने 1898 में खोज किए थे। किसके, तो गोल्जी ऑपरेटर्स को। जो ये फिगर देख रहे हैं गोल्जी ऑपरेटर्स को, इसके खोज कौन किए थे, तो कैमिलो गोल्जी। कब, 1898 में। ये जो होता है पादप कोशिका और पशु कोशिका दोनों में क्या होता है, पाया जाता है। प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और गोल्जी ऑपरेटर्स को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इसलिए कहा जाए, जैसे हम लोग सेल हटा दें और सिर्फ बोले ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, तो वो जो होता है, जो वाहन होता है, जो गाड़ी होता है, तो उसको क्या होता है, डायरेक्शन देता है कि हाँ आप लोग को जिस ट्रैफिक होता है डायरेक्शन लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, जो होता है वो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। ठीक, तो उसी तरह क्या होता है कि गोल्जी ऑपरेटर जो होता है हम लोग का शरीर में एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। क्या करता है कि जैसे कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो रनिंग करेगा तो जो उसका जो गोड़ जो है सबसे ज़्यादा काम उसका क्या होगा, तो गोड़ का होगा। तो हम लोग का जो शरीर का ज़्यादा प्रोटीन जो हम लोग का ज़रूरत का है तो गोड़ में है, जो दौड़ने के लिए। तो जितना भी पार्ट्स में जो प्रोटीन होगा वो जो है हम लोग को गोड़ पास यानी लेग के पास जाके पहुंचाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी ऑपरेटर्स करता है। और गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, प्रोटीन को पैक करता है, मतलब क्या करता है, एक पैक करता है, उसको क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है कि हाँ कहाँ कहाँ पार्ट्स को ज़्यादा प्रोटीन ज़रूरत है। जैसे कि अभी हम आप बोल के पढ़ा रहे हैं तो हमको ज़्यादा प्रोटीन ज़रूरत है कि हम लोग को बोलने में माउथ में और हाथ में, जैसे हम लिख रहे हैं तो हमको हाथ में चाहिए प्रोटीन, और किस पार्ट्स को हमको अभी प्रोटीन का ज़रूरत नहीं है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करेगा, तो जो है उस पार्ट्स को पहुंचा देगा जिस पार्ट्स में हम लोग को प्रोटीन अभी ज़रूरी है। ठीक है, ये जो होता है एब्सेंट रहता है गोल्जी ऑपरेटर कहाँ, तो बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है।
ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट रहता है, स्पर्म यानी शुक्राणु में एब्सेंट रहता है, और आरबीसी मैमल्स में एब्सेंट रहता है। गोल्जी एपरेटर्स जो होता है, गोल्जी एपरेटर जो होता है सिंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है क्या चीज़, तो सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और लाइजोसोम का भी फॉर्मेशन जो होता है गोल्जी एपरेटर्स नहीं करता है, जो आत्मदाह की थैली बोलते हैं। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं, जैसे कि हम देखें कि गोल्जी उपकरण जो होता है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, और लाइजोसोम के कार्य करता है संश्लेषण भी शामिल है, मतलब इसमें काम करता है। देखते हैं कि जो गोल्जी एपरेटर्स है वो जो है प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, वेक्यूल्स, सेक्रेशन बनाता, सेक्रेट करता है, सेक्रेट करता है, सेक्रेशन करता है मतलब इंजाइम सेक्रेट करता है, प्रोटीन, सेलुलोज, मेलानिन पिगमेंट, और लेक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क। लेक्टोप्रोटीन मतलब क्या है समझती है, जैसे समझिए कि जो जैसे दूध होता है ना, दूध जैसे गाय का दूध या भैंस का दूध, अगर बिना चीनी लगा के पिएंगे ना तो हल्का सा मीठा लगता है, तो जो मीठा लगने का काम होता है ना, तो लेक्टोप्रोटीन अंदर में रहता है मिल्क का अंदर, तो वही जो मीठा रखता है, किसके कारण, लेक्टोप्रोटीन के कारण। तो वही जो है गोल्जी एपरेटर्स जो होता है लेक्टोप्रोटीन को क्या करता है, सेक्रेशन करता है, निकालता है, और सेलुलोज को भी, प्रोटीन को, एंजाइम को भी, और मेलानिन को भी क्या करता है, पिगमेंट निकालता है। आगे क्यों चलते हैं, अब देखते हैं कि लाइजोसोम क्या फंक्शन है। लाइजोसोम जिसको डिस्कवर कौन किए थे, मतलब खोज कौन किए थे, CD ड्यूवे ने 1955 में खोज किए थे, किसके, लाइजोसोम को। जो ये फंक्शन देख रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, प्रोटीन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स, ये जो है लाइजोसोम है, जिसका अंदर का जो एंजाइम का pH वैल्यू होता है 4 से लेके 5 तक होता है, जो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। लाइजोसोम का फंक्शन क्या चीज़ है कि अगर कोई भी हम लोग का अंदर का जो सेल होता है वो मर जाता है ना, डेड हो जाता है, तो उसको क्या करता है लाइजोसोम, क्या करता है, उसको पचा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कि अदर कोई सेल डैमेज ना हो, तो डेड सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है लाइजोसोम। अगर समझिए कि कोई भी ऐसे बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ का कोई पार्ट जैसे है, एक यहाँ का पार्ट जो हम लोग का वहाँ का सेल जो है डेड हो गया है, और अगल बगल का भी क्या हो जाता है कि लाइजोसोम डेड हो जाता है अगर, तो क्या लाइजोसोम अगर भी डेड हो गया तो क्या अदर डेड जो सेल मरा हुआ है तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसका अदर पार्ट्स देखता है, मतलब थोड़ा दूर का जो सेल जो होते हैं वहाँ का लाइजोसोम जो देखता है कि वहाँ का जो लाइजोसोम भी मर चुका है, तो क्या करता है अदर पार्ट्स का जो लाइजोसोम होता है ना, वो फॉर्मेशन आगे जाके क्या करता है, उस जो डेड सेल को क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जो डेड सेल को क्या करता है, पचा देता है, निकाल देता है। तो यही लाइजोसोम का फॉर्मेशन होता है कि डेड सेल को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, उसीलिए क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसका लाइजोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग, मतलब आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैली बोला जाता है, या डाइजेस्टिव बैग यानी पाचन थैली बोला जाता है, जो एक सिंगल मेम्ब्रेन से, मतलब एक पतली सी एक झिल्ली से क्या होता है, वो घिरा हुआ होता है, ढका हुआ होता है, क्या, तो लाइजोसोम क्या करता है, लाइजोसोम एंजाइम जो होता है ना, लाइजोसोम का एंजाइम तो क्या करता है, किससे बनता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्या, और जो एंजाइम जो होता है वो कुल से। अब समझते हैं कि हम लोग का अंदर, एनिमल्स के अंदर लाइजोसोम होता है, तो उसी तरह प्लांट्स एंड फंगी में जो होता है, कौन सा जो काम करता है कि जो पचाने का काम करता है, डिस्ट्रॉय जो डेड सेल हो जाता है उसको निकालने का, तो होता है एसिडिक वेक्यूल्स, मतलब कौन, अम्ल रिक्तियाँ जो होते हैं वो काम करता है। जैसे हम लोग का अंदर होता है लाइजोसोम फॉर्मेशन करता है ना, लाइजोसोम, उसी तरह प्लांट्स कवक में जो होता है वो अम्लीय रक्तीय का काम करता है, अम्ल रक्तीय काम करता है, जो कौन सा एंजाइम में वो कंटेन कर रखता है, हाइड्रोलिक एंजाइम। हम लोग का लाइजोसोम का भी अंदर जो होता है हाइड्रोलिक एंजाइम रहता है, कौन सा, हाइड्रोलिक एंजाइम, और वेक्यूल्स में कंटेन कर रखता है हाइड्रोलिक एंजाइम। प्लांट्स में जो होता है लाइजोसोम नहीं पाया जाता, उसमें पाया जाता है वेक्यूल्स का ही उसमें काम हो जाता है, अब वही स्टोर करके रखता है हाइड्रोलिक एंजाइम, यही हेल्प करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को सेक्रेशन, मतलब बाहर निकालने का, डिस्ट्रॉय करने का, डेड सेल का काम होता है, किसमें, तो प्लांट्स एंड फंगी में। अब देखते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना, फर्टिलाइजेशन, जैसे मेल प्रोडक्ट से, मेल पार्ट से जैसे स्पर्म निकलता है, शुक्राणु या फीमेल पार्ट्स में इंटर करता है, तो क्या करता है, मिलियंस ऑफ जो होता है स्पर्म सेल निकलते हैं, तो हो जाता है ना, पूरा मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल नहीं पहुंचते हैं, उसमें कुछ ही जो रहते हैं वो स्पर्म सेल पहुंचते हैं, तो कौन सा रहता है, तो वही एंजाइम जो होता है ना, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लाइजोसोम का ही फंक्शन जो क्या करता है, एंजाइम जो होता है
डिस्ट्रॉय कर देता है। कहाँ पर प्रेजेंट रहता है एंजाइम, तो एक्रोजोम जो होता है उसमें कंटेंट कर रहता है। एक्रोजोम क्या होता था, फीमेल पार्ट्स के आगे एक्रोजोम प्रेजेंट रहता है फर्टिलाइजेशन में। एक्रोजोम का मतलब ड्राइव किए थे, बताए थे कौन, तो गोल्जी एपरेटस ही बताए थे एक्रोजोम का बारे में। एक्रोजोम ही कंटेन करके रखता है क्या चाहिए, एंजाइम्स, और वही क्या करता है, स्पर्म सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है, शुक्राणु को तोड़ देता है इन स्पर्म सेल। आगे की ओर देखते हैं। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कार्य क्या है। ये जो फिगर देख रहे हैं, यह फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसका डिस्कवर यानी खोज करता कौन है, तो वो है रिचर्ड अल्टमैन, और एक साइंटिस्ट है कार्ल बेंडा साइंटिस्ट है, जो 1882 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 2 झिल्ली से जो होता है कवर्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घर। क्या बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एब्सेंट रहता है, क्या चीज़, अनुपस्थिति रहता है किसमें, तो बैक्टीरिया में और आरबीसी ऑफ मैमल यानी स्तनधारियों के आरबीसी में उपस्थित रहते हैं। एक गलत टाइपिंग हो गया है, स्तनधारी के आरबीसी में अनुपस्थित रहते हैं। स्तनधारी के बैक्टीरिया में नहीं, स्तनधारी के आरबीसी में अनुपस्थित रहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स होता है। और कहाँ फाउंड रहता है, तो साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, तो लिक्विड पार्ट है, आपको बता दिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो हेल्प करता है क्या, कैल्शियम आयंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बॉडी में, और क्या करता है, और एंड स्टोर करता है। एब्जॉर्ब और स्टोर करने का काम क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करके रखता है। यही प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया और कैल्शियम का, जिसको लोग पावर हाउस बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और एब्सेंट होता है बैक्टीरिया और स्तनधारियों के आरबीसी में अनुपस्थिति रहता है। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं अदर फंक्शन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है सेल का जो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा घटक कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड एनर्जी को क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। क्या काम करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और एनर्जी को वो क्या करता है, तो रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या करता है कि वो स्टोर करके रखता है एनर्जी को किसमें, तो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का जो फुल फॉर्म पूरा नाम हो जाता है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी जो होता है एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है। अगर पूछेगा कि एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है, तो वह एटीपी। और ये जो है क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया था कि एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है, तो एटीपी को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है 38 जो होता है, अब 38 एटीपी क्या करता है, 38 एटीपी का जो होता है अपने एनर्जी बनाता है। वही 38 एटीपी जो है ना 227 कैलोरी जो होता है, 227 कैलोरी हम लोग को शरीर में बनाता है। 38 इक्वल टू 227 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। अब मैट्रिक्स जो लिक्विड पदार्थ है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है, तरल पदार्थ लिपिड्स, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ही जो होता है क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल से जो होता है 30 एटीपी बनता है। क्या, क्रेब्स साइकिल से 30 एटीपी। और एक प्रोसेस होता है ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, और ऑक्सीजन के साथ जब टूटता है इक्वल टू, तो वाटर फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड। और एक रहता है एटीपी, क्या 8 एटीपी जो होता है निकालता है। तो टोटल जो होता है 38 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यही 38 एटीपी जो है हम लोग का शरीर में 227 कैलोरी हम लोग का शरीर में एनर्जी देता है। ठीक है, देखते हैं यह अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि फादर ऑफ एटीपी सर्कल, मतलब एटीपी सर्कल का पिता कौन है, तो वो है फ्रिच लैम्पमैन है। कौन है, फ्रिच लैम्पमैन है। और एटीपी का डिस्कवर्ड यानी खोज करता कौन है एटीपी के, तो 2 साइंटिस्ट है, एक है वाई सुब्रो और एक है सी फिस्के, और एक और साइंटिस्ट है, 3 साइंटिस्ट है, कार्ल लोहमन है, 3 साइंटिस्ट है। ठीक है, इस जो फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर में पहले तो कैसे निर्माण होता है देखते हैं।
एन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो क्या है, अगर जब स्टार्ट होता है जैसे ग्लूकोज जो है ना, सबसे पहले टूटता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में से स्टार्ट होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है प्राइविक एसिड क्या करता है, ग्लूकोज को आगे जाकर ले जाता है, इसमें टूटता है। तो इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड नहीं होता साइटोप्लाज्म में। फिर क्या करता है, प्राइविक जो होता है, प्राइविक एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, आगे कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर फंक्शन के लिए, आगे फंक्शन कार्य करने के लिए। तो उसमें जो होता है ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ग्लूकोज आता है टूटने के लिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, और साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो उसका बाद जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का बाद जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर वाटर बनाता है। उसके बाद 38 एटीपी का जो होता है वो क्या करता है, निर्माण कर देता है। हम बताए थे आगे में कि 38 एटीपी ही जो होता है 227 क्या करता है, कैलोरी का हम लोग को शरीर में देता है, 227 कैलोरी। और ये जो देख रहे हैं पूरा फंक्शन, ये उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या? तो क्रेब्स साइकिल को बोला जाता है, इसी को क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। एटीपी साइकिल है, एनर्जी साइकिल, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। आगे की ओर देख रहे हैं फंक्शन लिपिड्स। लिपिड्स का क्या फंक्शन है, देखते हैं कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स जो होता है सिर्फ क्या है, तो प्लांट्स में यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। लिपिड जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और लिपिड जो होता है 3 पार्ट्स में होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्या चीज़ होता है, कलर्ड होता है। लेकिन ये जो होता है इसमें कलर्ड होता है, लेकिन एक्सेप्ट ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर जो होता है इस क्लोरोप्लास्ट में जो होता है नहीं आता है। क्रोमोप्लास्ट में जो होता है, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन जो होता है नहीं आता है। क्या काम करता है क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट क्या, क्रोमोप्लास्ट जो होता है फूड स्टोरेज जो होता है वो नहीं करता है। क्या? अब क्रोमोप्लास्ट का जो शेप हो जाता है कैसा, इरेगुलर हो जाता है। पहले तो रंगीन होता है, लेकिन हरे रंग को छोड़कर, जो क्रोमोप्लास्ट है हरे रंग छोड़कर होता है, लेकिन रंगीन होता है हरे रंग छोड़कर। इसमें जो होता है क्या चीज़, तो खाद्य भंडार, मतलब खाद्य भंडार के लिए उपस्थित नहीं करता है। मतलब जो ये जो क्रोमोप्लास्ट है यह फूड स्टोरेज, मतलब खाद्य भंडार को स्टोर करके नहीं रखता है। इसका आकार अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। जो इसे ही ये जो होता है क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है जिस ग्रीन पिगमेंट होता है क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, यानी एब्सेंट रहता है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का रसोई किसको बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और पूछ देगा क्वेश्चन, किचन ऑफ द सेल या कोशिका की रसोई किसको बोला जाता है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट को। और पूछ देगा क्लोरोफिल किसमें एब्सेंट रहता है, यानी ऊपर क्लोरोफिल, तो हो जाता है किसमें, तो क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट वो जो होता है दोहरी झिल्ली से क्या होता है, कवर्ड होता है। और इसमें जो होता है खाना बने, मतलब क्या होता है कि हरक लवक जो होता है क्लोरोफिल वो क्या करता है, खाना बनाने में क्या होता है, मदद करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अबाउंड इन जो होता है दोहरी झिल्ली से कवर्ड होता है। ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें जो होता है, एक होता है ग्रोनासाइट जो लाइट से रिएक्शन करता है, एक होता है स्टोमासाइट जो डार्क रिएक्शन करता है। मतलब कहने का है कि रात में जो प्लांट्स के अंदर, जो रात में जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो होता है स्टोमासाइट मतलब डार्क रिएक्शन फंक्शन करता है। और जो ग्रूमम जो साइट है वो जो लाइट रिएक्शन यानी दिन में काम करता है। और क्लोरोप्लास्ट का क्या चीज़ है, तो वो जो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, मतलब प्लांट्स में पौधे में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया का जो कार्य है क्लोरोप्लास्ट करता है। जो फोटोसिंथेसिस का कार्य है, पत्ते में हरा जो होता है, पत्ते में हरा वो किसके कारण होता है, प्लांट्स में जो पत्ता होता है जो हरा का होता है तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है। आगे चलते हैं प्लास्टिड्स का। हाँ, अगर पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, इसके नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो होता है दोनों होता है डीएनए और राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग के शरीर में जो होता है एनर्जी पावर हाउस, जैसे एनर्जी जो निकलता है ना, बनाता है ना, एनर्जी देता है तो पावर हाउस करता है। तो उसी तरह प्लास्टिड्स में जो होता है एनर्जी, जैसे पावर हाउस किसको बोल सकते हैं हम लोग, तो है प्लास्टिड्स को। ठीक है। जिसमें डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो पहले तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। इसमें जो होता है फूड स्टोरेज करता है, क्या करता है, फूड यानी भोजन का भंडार होता है। किसमें,
स्टार्च के फॉर्म में, कि जो पौधा होता है ना, जिसे पेड़ यानी जितना भी प्लांट है यानी पौधे हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है, अपने खाना को स्टोर करके रखता है, स्टार्च में, प्रोटीन में और फैट्स में रखता है। स्टार्च को ही हम लोग बोल सकते हैं एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन को एरियोप्लास्ट, फैट्स। आगे की ओर देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, रिक्तियाँ क्या है। वैक्यूल्स का क्या होता है, जो ये सेल देख रहे हैं, सेल का अंदर जो है लिक्विड है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म में होते हैं, जितना भी लिक्विड देख रहे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, ये है गोल्जी अपरेटस, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये न्यूक्लियस है, और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसी के अंदर जो होता है एक वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स होता है। अब वैक्यूल्स के अंदर ही क्या होता है कि ये पहले तो दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स में भी और एनिमल में। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, लार्ज होता है, और एनिमल में क्या होता है, स्मॉल होता है वैक्यूल्स। और जैसे कि वैक्यूल्स का काम क्या चाहिए कि वाटर बैलेंस, मतलब हम लोग के शरीर में क्या करता है कि वाटर बैलेंस को क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। और जितने भी हम लोग का जो पानी होता है ना, वैक्यूल्स का अंदर जो होता है क्या रहता है, स्टोर रहता है, जमा रहता है। ये वैक्यूल्स के अंदर क्या चीज़ रहता है, पानी जमा रहता है, या मिनरल्स हो गया, या जितना भी चीज़ जो होता है हम लोग का वैक्यूल्स के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। और जो वैक्यूल जो होता है वो सिंगल मतलब एकल झिल्ली से क्या होता है, बंधा हुआ रहता है। किसे, एकल झिल्ली से बंधा हुआ रहता है। आगे कर देखते हैं, और उसमें क्या रहता है, हम बताएं कि स्टोरेज करता है। जैसे कि हम लोग को ठोस पदार्थ हो गया, एज वेल लिक्विड वाटर, ग्लाइकोजीन, प्रोटीन, जितने भी हम लोग को अच्छे चीज़ होता है, जैसे ठोस पदार्थ, खाना हो गया, जैसे होता है ना, वो सब चीज़ जो होता है ना, प्रोटीन का भंडार, सब वैक्यूल्स के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। अब देखते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो है ना, हम लोग को सेल डिवीजन में काम करता है, तोड़ता है ना, तो सेंट्रोजोम होता है, जिसका डिस्कवर जो होता है टी ब्रोवरी किए थे 1888 में खोज किए थे। टी ब्रोवरी खोज करता है, जो 1888 में खोज किए थे। कहाँ पाया जाता है, तो सेंट्रोजोम में सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, यानी एकमात्र पशु कोशिका में पाया जाता है। किसमें, तो पशु कोशिका में पाया जाता है। और सेंट्रोजोम जो होता है किसी भी मेम्ब्रेन से क्या होता है, किसी भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, किसी भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता है। और जो क्या करता है, तो सेल डिवीजन में यानी पशु कोशिका में जो होता है, कोशिका का विभाजन करता है। क्या चीज, जो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल का विभाजन करने का काम कौन करता है, तो सेंट्रोजोम करता है। कौन करता है, तो सेंट्रोजोम। अब देखते हैं कि कोशिका विभाजन जो होता है किस प्रकार से होता है, कोशिका का विभाजन। आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो होता है 2-3 पार्ट्स में कोशिका विभाजन होता है, 3 अलग अलग पार्ट। जैसे ए मिटोसिस जो होता है ना, बैक्टीरिया में होता है, मिटोसिस हम लोग में होता है, और मियोसिस जो होता है ये रिप्रोडक्शन समय जो होता है, मिसोसिस होता है। ए मिटोसिस को बोलते हैं असूत्री विभाजन, मिटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन, और मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। जो फंक्शन देख रहे हैं ना, यही मियोसिस है, मिटोसिस है, किस तरह प्रकार से टूटेगा आगे की ओर बताएंगे। और अब पढ़ लीजिएगा ना तो किसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जो है लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है प्रीवियस ईयर ला देंगे, रेलवे का हो या बिहार दरोगा या कहीं भी एग्जाम से साइंस पूछा जाता है। असूत्री विभाजन का डायग्राम देखते हैं कि किस प्रकार से टूटता है, डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। असूत्री विभाजन जो होता है ना, असूत्री विभाजन जैसे इसका अंदर है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, और उसके बाद क्या करेगा कि जो असूत्री विभाजन जो होता है सबसे पहले काम क्या करता है, तो न्यूक्लियस तोड़ने का काम करता है, यानी नाभिक के तोड़ने का काम करता है। क्या करते हैं, देखें नाभिक के धीरे धीरे नाभिक के तोड़ेगा। अब जब नाभिक के टूट जाता है, जैसे नाभिक के टूट जाता है, उसके बाद जब नाभिक के टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करता है कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य को तोड़ने का काम करता है। ये जो कोशिका द्रव्य न्यूक्लियस को टूटने के बाद जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और उसके बाद क्या होता है, 2 डॉटर सेल यानी 2 पुत्री कोशिका में विभाजित होता है। इसका अगर एग्जाम्पल बताएं कि कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाता है, और ईस्ट हो जाता है। और बता दें असूत्री विभाजन जो होता है ना, असूत्री विभाजन जिसको अमिटोसिस बोलते हैं, इसमें जो होता है ना, जो गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र, उसका विभाजन इसमें नहीं होता है। जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम
वो जो होता है इसमें विभाजन नहीं होता है, टूटता ही नहीं है। और एक होता है स्प्लिंडल फाइबर। स्प्लिंडल फाइबर का क्या काम है आगे की ओर बताएंगे, स्प्लिंडल फाइबर क्या है। तो इसका भी जो डिवीज़न जो होता है, विभाजन जो होता है असूत्री यानी असूत्री एमिटोसिस में नहीं होता है। यही जो फंक्शन है एमिटोसिस का, देख लेते हैं। यही चीज़ लिखा गया है। असूत्री विभाजन जो होता है, असूत्री विभाजन एक प्रोसेस है। क्या चीज़? तो सेल डिवीजन है जो डॉटर सेल को क्या करता है, फॉर्म करता है। अब बाइफ्यूजन से क्या करता है, न्यूक्लियस को तोड़ता है। यही है अमिटोसिस। असूत्री विभाजन जो है कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें नाभिक के विखंडन होता है और कोशिका निर्माण करता है, कोशिकाएं निर्माण करता है। इस कोशिका डिवीजन जो होता है इंटरफेज में ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे एमिटोसिस, इंटरफेज अवस्था में कोशिका का विभाजन हो जाता है और इंटरफेज में हो जाता है। यूजुअली नो जेनेटिक मटेरियल को क्या सेपरेशन, यानी जेनेटिक मटेरियल का सेपरेशन नहीं करता है। और जब क्रोमोसोम को ही नहीं तोड़ेगा तो जेनेटिक मटेरियल को कहाँ करेगा। तो ये बोल रहा है आमतौर पर आनुवांशिकता को सामग्री नियमित पृथक्कीकरण नहीं करता है। यानी हम बताए थे कि डीएनए और आरएनए का फंक्शन नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा कि डीएनए जो है तो क्रोमोसोम का अंदर होता है डीएनए, और डीएनए ही क्या कहता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है नेक्स्ट जनरेशन से अगले जनरेशन से ले जाता है। तो यही बोल रहा है कि जब जेनेटिक मटेरियल को, वही बोलता है जेनेटिक मटेरियल को नहीं सेपरेशन करता है, क्योंकि क्रोमोसोम को इसमें जो होता है एमिटोसिस में नहीं तोड़ता है। जब एमिटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं करेगा तो जेनेटिक मटेरियल को कहाँ सेपरेशन करेगा। तो वही बोल रहा है जेनेटिक मतलब आनुवांशिकता को नहीं तोड़ता है। अब है कि एमिटोसिस यानी असूत्री विभाजन क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है पेरेंट्स यानी गार्जियन। क्रोमोसोम क्या करता है, बांट देता है। जैसे क्रोमोसोम होता है गुणसूत्र, इसमें डिवाइड नहीं होता है, कहाँ वही क्रोमोसोम में टूट जाता है, वही टूटेगा नहीं। जो क्रोमोसोम रहता है वही दे देता है दूसरे दोनों सेल में थोड़ा थोड़ा दे देता है। अब देखते हैं आगे की ओर। फिर अमिटोसिस जो होता है इन्हें प्रोक्रिएटिक जो होता है ना, प्रोक्रिएटिक जो होता है उसमें अमिटोसिस होता है। और जो सिंपल प्रोसेस होता है बहुत ही साधारण या सरल प्रक्रिया होता है। दो डॉटर सेल में क्या होता है, फॉर्म्ड हो जाता है। और अब्सेंस होता है क्या चीज़, स्प्लिंडल फाइबर जो हम बताए थे इसमें होता है। और सतह कोशिका होता है जिसमें निर्मित होता है। ऐसे बताते हैं फेज जो होता है अब्सेंस होता है, अब्सेंट होता है अनुपस्थिति होता है अमिटोसिस में फेज। जिसमें मिसोसिस में देखिएगा समसूत्री विभाजन में तो उसमें इंटरफेज, टेलोफेज, मेटाफेज आएगा, इसमें नहीं आएगा। बाद में बताएंगे वो सब चीज़ क्या है। बैक्टीरिया, ब्रू ग्रीन एल्गी, अमीबा, प्रोटोजोआ, ईस्ट जैसे जीवाणु, हरा ग्रीन शैवाल, अमीबा, ये जो एग्जाम्पल जो होता है सबका किसका एग्जाम्पल है, तो असूत्री विभाजन क्या है। अगर इससे क्वेश्चन पूछ देगा ना तो बता दिए कि इसका एग्जाम्पल है तो असूत्री विभाजन का है। ठीक है, किसका है, असूत्री विभाजन का। बताया था कि रैपिड डिवीजन होता है, बहुत ही तीव्रता से टूट जाता विभाजित होता है। लेस डेवलपमेंट ऑफ द यूनिसेल्युलर होता है, यही है। अब देखते हैं मिटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है। समसूत्री कोशिका विभाजन डिफिनेशन देख लेते हैं कि मिटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। वन सेल स्प्लिट हो जाता है टू आइडेंटिफाई ऑफ डॉटर सेल आर हेल्पिंग द ग्रोथ, रिपेयर एंड टिश्यूज रीजनरेशन। जैसे कि मिटोसिस यानी समसूत्री विभाजन जो होता है कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका दो समान पुत्री कोशिका में विभाजित होता है, जिसमें वृद्ध, मरम्मत और उत्तक पूर्ण निर्मित जो होता है सहायता करता है। हो गया फंक्शन हो जाता है। और मिटोसिस का जो होता है डायग्राम से देखते हैं किस तरह टूटता है। ये जो है स्टेज है समसूत्री विभाजन का, जिससे इंटरफेज एक, ये पहला स्टेज नहीं है इंटरफेज में। इंटरफेज होता है कि इसमें खाली प्रिपरेशन होता है कि सेल टूटेगा, सेल को क्या करता है इंटरफेज में ग्रोथ करता है, डीएनए को दो को बनाएगा, दो को डीएनए बनाएगा, इसमें क्या करता है। इसमें जो होता है क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। और उसके बाद आता है प्रोफेज में क्या करता है कि स्प्लिंडल फाइबर को शेप देगा कि कैसे स्प्लिंडल शेप। और उसके बाद क्या करता है क्रोमोसोम को क्या करता है सेपरेट करने का काम करने लगता है और उसका न्यूक्लियस को तोड़ने लगता है। ये देख रहे हैं कि उसके बाद जिससे प्रोफेज हो गया स्प्लिंडल फाइबर को शेप देने लगता है। आगे क्या आता है तब प्रोमेटाफेज में क्या होता है कि यही स्प्लिंडल फाइबर देख रहे हैं कि क्रोमोसोम से क्या होता है कि जुट जाता है। ये जो स्प्लिंडल फाइबर है जो क्रोमोसोम जिससे इस तरह है ना, ये क्रोमोसोम एक्स लाइक होता है, तो ये जो बीच से होता है ना, बीच से स्प्लिंडल फाइबर जुड़ता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं स्प्लिंडल फाइबर, येलो वाला स्प्लिंडल फाइबर जो जुड़ जाता है। उसके बाद यही जुटने के बाद आगे प्रोसेस हो जाता है किसमें, मेटाफेज में जुटता है। और उसके बाद क्या करता है एलाइन, मतलब क्या करता है एकदम बीच में ला देता है, सेंटर में ला देता है। कौन, मेटाफेज सेंटर में ला देता है। अब पेयर कंडीशन में है।
और एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज में क्या करता है कि अब जो क्रोमोजोम जो होता है 2 पार्ट्स में टूट जाता है। देख रहे हैं क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब क्रोमोजोम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो टेलोफेज क्या करता है कि जो न्यूक्लियस इनवेलप जो होता है फर्स्ट फेज में टूटा था, जब टूटा था तो वही क्या करेगा टेलोफेज, अब वो न्यूक्लियस को क्या करेगा, फॉर्म कर देगा। जब ये न्यूक्लियस इसमें फॉर्म हो जाता है तो साइटोकाइनेसिस से एक प्रोसेस है, वो क्या करता है कि जो अंदर में जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म में रहता है उसको क्या करता है, उसको तोड़ देता है। उसका वजह 2 पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसी तरह जो निर्माण हो जाता है किसका, तो हो जाता है मिटोसिस का, यानी समसूत्री विभाजन का। इसी को डिफिनेशन से देख लेते हैं, डायग्राम से तो समझ गए, और डिफिनेशन से देखते हैं। इंटरफेज में होता है कि पहले तो प्रिपरेशन करता है सेल डिवीजन का, कोशिका का तैयारी करता है। नॉट एक्चुअल पार्ट ऑफ अ डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन का वास्तविक हिस्सा नहीं है। इसमें डीएनए क्या करता है, डीएनए बनाता है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन नेसेसरी फॉर डिवीजन। प्रोटीन जो होता है ज़रूरत होता है किसमें, तो वो कोशिका विभाजन में, ठीक है, यही है। G1 G2 G1 फेज, एस G2 फेज होता है, मिटोसिस से साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है। आगे को देखते हैं, इसमें है कि जीवन गैप है। जीवन गैप में क्या होता है कि सेल को ग्रोथ करता है, सेल का ग्रोथ मतलब जीवन फेज क्या करता है, सेल जो होता है ना उसको साइज को ग्रोथ करता है और ऑर्गन को कॉपी करता है और प्रोटीन साइंसाइज करता है। इसी में कि कोशिका का आकार बढ़ाता है, कोशिका अंग का प्रतिलिपि बनाता है और प्रोटीन संश्लेषण करता है। एस फेज में क्या करता है ना, डीएनए को 2 कर देता है। एस पेज में डीएनए को 2 कर दो, कॉपी कर देगा, डीएनए को क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। जैसे एक पेपर को आप लोग जीरोस कराने, प्रिंट कराने ले जाते हैं जीरोस कराने, तो एक पेपर को 2 कर देता है, तो वही एस क्या कर देगा, तो डीएनए को 2 कर देता है। इसमें जो होता है जो गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र को डिवाइड नहीं करता है, तोड़ता नहीं है। यही है कि कोशिकाओं को क्या करता है, डीएनए को 2 कर देता है। और G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में होता है डीएनए देखता है कि डैमेज तो नहीं हुआ तोड़ते समय, तो अगर हो जाता है तो उसको रिपेयर कर देता है, मरम्मत करने का काम करता है। कौन, G2 फेज। आगे की ओर देखते हैं अब स्टार्ट हो जाता है समसूत्री विभाजन का। समसूत्री विभाजन प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज में क्या करता है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इसको ब्रेक करने का काम करता है, तोड़ने का स्टार्ट कर देता है। जब टूट जाता है और उसका स्प्लिंडल फाइबर जो हम बताए थे, स्प्लिंडल फाइबर उसको फॉर्म करेगा और सेपरेट क्रोमोजोम को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह इस तरह कहीं कहीं रहता है तो क्या करता है, स्प्लिंडल फाइबर जो होता है इसमें ज्वाइंट हो जाता है सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये तक प्रोफेज में काम होता है। जैसे कोशिका का केंद्रक झिल्ली को क्या करता है, टूटने लगता है और स्प्लिंडल फाइबर इसमें बनना शुरू करता है और कोशिका विभाजन अलग करने का काम करता है। अभी अलग नहीं हुआ, अलग करने का काम कर रहा है स्प्लिंडल फाइबर से। और उसके बाद आता है प्रोमेटाफेज में क्या होता है कि जैसे जो स्प्लिंडल फाइबर देखते हैं धागे साइड में होता है कि जैसे कहीं भी जो क्रोमोजोम होता है तो जो सेंटर से होता है ना, इसका स्प्लिंडल फाइबर जो होता है जुट जाता है। इस तरह क्या करेगा, यहाँ पर जाकर जुट जाएगा, एक और फाइबर होगा यहाँ सेंटर की ओर जुट जाएगा, तो वही प्रोमेटाफेज करता है। और बोलता है कि और क्या करता है कि सेंटर की ओर मूव करेगा। जैसे सेल होता है, जैसे कि पूरा सेल हो जाता है तो इसको सेंटर को एलाइन करने का काम करता है। एलाइन होता नहीं है, बोलता है कि चलिए एलाइन करने के लिए यही होता है। जो आगे को देखते हैं मेटाफेज में देखेंगे जो गुणसूत्र जो होता है ना, गुणसूत्र केंद्रक की ओर कतार की ओर लग जाता है। जैसे सेल है और जो स्प्लिंडल फाइबर जो होता है, जैसे क्रोमोजोम देखेंगे इस तरह करके इस तरह तो स्प्लिंडल फाइबर जो इस तरह करके जुड़ता है, ठीक है। तो यही जो क्रोमोजोम जो होता है ना, क्रोमोजोम एक लाइन मतलब एकदम सेंटर पर आ जाता है, कोशिका के एकदम सेंटर की ओर आ जाएगा और अटैच किससे रहेगा, तो स्प्लिंडल फाइबर से क्या होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो स्प्लिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है। डायग्राम में देख लीजिए जो ये मेटाफेज है, तो यही जो देख रहे हैं ना, ये लाइन जो देख रहे हैं यही स्प्लिंडल फाइबर है। स्प्लिंडल फाइबर क्या करता है कि तो इससे क्या करता है, जुट जाता है। और जुटने स्प्लिंडल फाइबर से जुटता है और उसके बाद काची एक सेंटर की ओर ला देता है, जिससे देख रहे हैं सेंटर की ओर ला देता है। आगे ही सेंटर की ओर लाने का काम करता है कौन, मेटाफेज क्या करेगा, सेंटर की ओर ला देगा, पेयर कर देगा, जैसे पेयर कंडीशन में सेंटर को ला देता है। यही है मेटाफेज। देखिए अब देखते हैं एनाफेज क्या करता है कि स्टार्ट करता है सेट द फाइनल फेज ऑफ मिटोसिस का फाइनल फेज मतलब आता है गुणसूत्र का फाइनल फेज है। ये क्या कहता है, एनाफेज में तोड़ देता है। जो इस तरह का इंटरफेज देखे थे इस तरह, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें क्या करेगा, जो इसको जो है तोड़ देगा, यानी इस तरह कर देगा, इस तरह पार्ट में टूट जाएगा।
एनाफेज में क्या करता है, तो इस जो क्रोमोजोम जो होता है उसको तोड़ देता है, इस तरह करके तोड़ देता है। कौन? तो एनाफेज क्या करेगा कि क्रोमोजोम के फाइनल गुणसूत्रों को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है। और उसका बाद आता है कि टेलोफेज में क्या करता है कि न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करता है, फॉर्म करता है, मतलब बनाता है। इसमें क्या करता है, तोड़ देता है। तो जो गुणसूत्र जो होता है ना, तो क्या करता है, गुणसूत्र को लेकर और उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को क्या करता है, फॉर्म कर देता है। किसमें? तो टेलोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को क्या करता है, फॉर्म कर देता है, एक को केंद्रक झिल्ली बना देता है, नई केंद्रक झिल्ली का क्या करता है, निर्माण कर देता है। किसमें? टेलोफेज में। उसका बाद आता है फाइनल स्टेज होता है, कौन सा? तो फाइनल स्टेज जो होता है, अंतिम विभाजन होता है किसका? साइटोकाइनेंस का प्रोसेस क्या होता है, जब एनाफेज में हम देखे थे कि जब क्रोमोजोम जो होता टूट जाता, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो टेलोफेज क्या करता है, जैसे देखे थे कि न्यूक्लियस फॉर्म कर दिया है। ठीक। और न्यूक्लियस फॉर्म करने के बाद होता है अंतिम में होता है साइटोकाइनेंस प्रोसेस में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म में होता है ना, उसको तोड़ देता है, यानी कोशिका द्रव्य को विभाजित कर देता है। कौन? साइटोकाइनेंस। और पूछेगा कि कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म को, कोशिका द्रव्य को तोड़ने का कौन कारण करता है, तो साइटोकाइनेंस होता है, तोड़ देता है। और उसी के बाद जो होता है 2 पुत्री कोशिका का चीज निर्माण हो जाता है। फाइनल स्टेज है साइटोकाइनेंस प्रोसेस का। एक है कि एपोटिस क्या होता है, जो होता है एपोटोटिस क्या होता है, एपोटोटिस जो होता है प्रोग्राम द सेल डेथ, मतलब क्या कहने का मतलब है कि एपोटोसिस जो होता है ना, ये जो हम लोग का अंदर में जो सेल होता है ना, सेल वो पूरा डिवीजन होने लगता है। कभी कभी होता है कि सेल पूरा डिवीजन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कैंसर कब होता है कि जब हम लोग का अंदर में जो कोई भी एक बॉडी पार्ट हो जाता है, वहाँ का जो सेल होता है कंटिन्यू डिवीजन होने लगता है, टूटने लगता है। यही जो प्रोसेस है, और ये कंटिन्यू होने लगेगा, रुकेगा ही नहीं, सेल पूरा डिवीजन होने लगेगा। तो वही जब कैंसर का रूप ले लेता है, किसका? तो कैंसर का रूप ले लेगा। तो एपोटिस जो होता है, एपोटिसिस, तो ये क्या करता है, ये प्रोग्राम रहता है कि सेल अगर ज़्यादा डिवीजन कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने का, तो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा सेल डिवीजन को। विजन नहीं है, विजन गलत, सेल डिवीजन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि हम लोग को ज़्यादा जो है सेल डिवीजन ना हो। ठीक है। जितना ज़रूरत हो उतना ही सेल डिवीजन होना चाहिए। तो यही जो एपोटोसिस जो होता है वो कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को। अब देखता है कि ज़्यादा सेल डिवीजन हो तो उसको क्या कहता है, डेथ कर देता, मतलब मार देता है कोशिका को। तो यही क्या कहता है, कैंसर को जो होता है, कैंसर होता है हम लोग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द सेल डिवीजन, कि ज़्यादा सेल डिवीजन नहीं होना चाहिए। किसमें? एपोटोसिस, यही प्रोग्राम रहता है। ठीक है। यहाँ पर जो है एक एस छूट गया है। ठीक है। मियोसिस में जिस अर्धसूत्री विभाजन क्या चाहिए, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना, प्रजनन के समय होता है। प्रजनन के समय यानी रिपोर्ट अगर पूछ देगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन के समय जो सेल डिवीजन होता है, स्पर्म सेल है, जो स्पर्म सेल का डिवीजन या एग सेल का जो डिवीजन करता है, कौन सा प्रोसेस होता है, तो होता है मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। और स्पर्म सेल और एग सेल को हम लोग बोलते हैं गैमेट सेल। क्या बोलते हैं? गैमेट सेल। ये जाइगोट, स्पर्म एंड एग को क्या बोलता है? जाइगोट। यही होता है अर्धसूत्री विभाजन का एक काम होता है कि डीएनए को रिपेयर करना, कि जैसे जब रिप्रोडक्शन होता है, हम बता चुके थे कि जैसे रिप्रोडक्शन होता है कि एक जो गार्जियन होता है उसे क्या होता है, गुण मिलता है, तो डीएनए से ही गुण मिलता है। तो वही क्या करता है, प्रिवेंशन करता है कि जेनेटिक एरर कुछ ना हो, प्रिवेंशन बचा के रखता है। कौन? अर्धसूत्री विभाजन। यही डीएनए को मरम्मत करता है, अनुवांशिक त्रुटि से रोकथाम रोकता है। जो स्पर्म और एग को देख रहे हैं उसी को फर्टिलाइज करता है, पूरा बढ़ाता है, डिवीजन करते रहता है। कौन है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन सेल डिवीजन का बारे में असूत्री विभाजन में देखे थे। असूत्री विभाजन में कि सबसे पहले क्या कहता है कि न्यूक्लियस को तोड़ेगा। असूत्री विभाजन में न्यूक्लियस टूटने के बाद क्या कहता है कि साइटोप्लाज्म को तोड़ेगा। और साइटोप्लाज्म टूटने के बाद जो होता है 2 डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका में विभाजित होता है। और इसमें बताए थे असूत्री विभाजन में जो होता है क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र को डिवीजन नहीं करता है, और स्प्लिंडल फाइबर को भी डिवीजन नहीं करता है। किसमें? असूत्री विभाजन में। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में पाया जाता है। कहाँ? बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, अमीबा में सेल डिवीजन होगा तो वहाँ पाया जाता है, ईस्ट में हो जाता है, इस चीज़ में सब पाया जाता है कि इसमें असूत्री विभाजन होता है। और मिटोसिस में बोलते हैं जो समसूत्री विभाजन था समसूत्री विभाजन कहाँ से स्टार्ट होता है? इंटरफेज से इंटरफेज से नहीं, फेज स्टार्ट होता है प्रोफेज से। इंटरफेज का आता है एक इनिशियल फेज था जिसमें सेल को ग्रोथ करता है, रिपेयर करता है। इसमें डीएनए को 2 को कर देता है, और क्या कहता है, इसमें क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं होता है।
डीएनए को 2 करेगा। और देखिएगा G1 फेज होता है, इसमें कौन कौन सा फेज होता था, G1 फेज होता था, S होता था, और G2 फेज होता था। कौन G2 फेज? G1 फेज में क्या करता था, सेल को प्रोटीन से ग्रोथ करता था। S फेज में क्या करता था, डीएनए को डुप्लीकेट करता था। और G2 फेज में क्या करता था, देखता था कोई सेल तो डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ, उसका डैमेज होता था, रिपेयर करने का काम करता था। प्रोफेज में क्या करता था कि न्यूक्लियस जो होता था उसको तोड़ने के काम को तोड़ देता था। तोड़ने के बाद आता था, न्यूक्लियस को तोड़ देता था। स्प्लिंडल फाइबर क्या होता है, फॉर्मेशन आगे की ओर बढ़ता है, जिससे स्प्लिंडल फाइबर है, यही फॉर्मेशन होता है इसमें प्रोफेज में। और उसके बाद होता है प्रोमेटाफेज आता था। प्रोमेटाफेज क्या करता था कि जो अलाइन कर लेता था, जैसे क्रोमोसोम में देख रहे हैं तो इसको स्प्लिंडल फाइबर अपने से क्या कर लेता, जोड़ लेता था। अब जब जोड़ लेता था तब मेटाफेज में क्या करता था कि मेटाफेज में एलाइन कर देता था, मतलब एक सेंटर की ओर क्या कर देता था, एलाइन हो जाता था स्प्लिंडल फाइबर से ही। अब एनाफेज में क्या करता था कि जो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है उसको डिवाइड कर लेता था। जब क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता था तो टेलोफेज में क्या करता था, जो न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कोशिका मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को फॉर्मेशन कर देता था। सॉरी, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। नाभिक के न्यूक्लियर झिल्ली को जो होता था, केंद्रक झिल्ली को कैची फॉर्मेशन कर देता है टेलोफेज में। और उसका होता था साइटोकाइनेसिस प्रोसेस जो होता था, इसमें जो होता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कैची करता था, डिवीजन करता था। किसमें? यही होता था मिटोसिस प्रोसेस में। यही कहाँ होता था, हम लोग में होता था, प्लांट्स में जो होता था और एनिमल में पाया जाता था। प्लांट्स एनिमल दोनों में। प्लांट्स में कैसे हो जाता है, अगर इस तरह होता है तो ये हो जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और उसका बाद होता है, ये होता है सेल वाल। सेल वाल को हाथ होता है, इसमें अगर 2 सेल अगर फॉर्मेशन हो गया, 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन हो गया तो किस तरह होता है, ये तो जो सेल वाल होता है बहुत ही हार्ड होता है, टूटेगा नहीं। तो क्या होता है, इसके में जो होता है सेल प्लेट आ जाता है, जो सेल प्लेट से एकदम फॉर्मेशन करने लगेगा। यही जो सेल प्लेट होता है किससे होता है, तो होता है सेल वॉल का होता है। वही सेल वॉल रिजिड हो जाता है, जिसके कारण 2 पार्ट में बढ़ जाता है। यही था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को जो है सेल का जो है प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या रेलवे हो, बिहार दरोगा, एसएससी हो, सब जो है करा देंगे अगले पार्ट में। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है सेल का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, सेल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे रेलवे साइंस में, तो आप सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट टॉपिक का कंसेप्ट होगा, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में टिश्यूज के बारे में। सेल तो हो गया, कब पढ़ेंगे? प्रीवियस ईयर ख़त्म करने के बाद। जय हिंद।